ओके, तो चलिए हमें डे 2 में हम कर रहे हैं सप्लाई का पार्ट 2 करेंगे, बट उसके पहले सप्लाई का आप लोग रिवीजन कर लिए होंगे, क्योंकि रिवाइज आपको करना है एवरी डे। क्योंकि अगर रिवाइज नहीं करोगे तो फिर कैसे बात बनेगी। ओके, तो चलो आगे। तो कल हमने किया था इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर, उसके बाद हमने किया था सप्लाई वाला चैप्टर। जब हम सप्लाई वाले चैप्टर में आए तो अपने को पता चला सप्लाई के लिए तीन चीज होने का बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या वो तीन चीजें होनी चाहिए? वो होना चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए। कंसिडरेशन नहीं है फिर भी शेड्यूल 1 के तहत हम उसको डीम्ड सप्लाई बोलते हैं। एंड शेड्यूल 3 सबके पापा जो बोलते हैं कि अगर सप्लाई है तो भी सप्लाई नहीं मानेंगे, जो करना है कर लो। गुड्स क्या होता है अभी के लिए? गुड्स बस होता है एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप। सर्विस मतलब एनीथिंग अदर देन गुड्स। ठीक है। और ये दोनों में ही मनी और सिक्योरिटी नहीं होता है। मनी और सिक्योरिटी ना गुड्स होता है ना सर्विस होता है। लेकिन पैसे से पैसे कमाना, तो जो एडिशनल पैसा आया जिसको इंटरेस्ट बोलते हैं, उस पे जीएसटी लगता है, बट अभी के लिए एग्जेम्प्ट करके रखा है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा क्या पैसे से इंटरेस्ट, इज इंटरेस्ट सप्लाई, अगर एक वर्ड में बोलूं तो इज इट सप्लाई? यस, इंटरेस्ट इज अ सप्लाई। बट इज इट टैक्सेबल? नो। हाल फिलहाल के लिए इट इज एग्जेम्प्ट। सिंपल। सप्लाई मतलब क्या होता है? सेल, ट्रांसफर, लीज, रेंटल, डिस्पोजल वगैरह ये सब कुछ होता है। कंसिडरेशन होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज तो होना ही चाहिए, ये तो अपने ऑलरेडी ही पढ़ चुके हैं। अब कंसिडरेशन मतलब क्या होता है? चलो कोशिश करो बोलने का। एनी पेमेंट मेड or to be made in money or otherwise in respect to, in response to, for inducement of supply of goods and services or both, the monetary value of any act and forbearance। इसमें आया है अमेंडमेंट तगड़ा वाला, तो इसको एंड में करेंगे। अब डोनेशन, क्या डोनेशन कंसिडरेशन होता है क्या? तो उसके लिए देखना पड़ेगा क्विड प्रो क्यो, समथिंग फॉर समथिंग होना जरूरी है कंसिडरेशन के लिए। अगर ये नहीं है तो फिर नहीं होगा। तो इसके लिए अपने क्या करेंगे? तीन चीज बस देख लेंगे। अगर ये तीन चीजें हमने देख ली कि डोनेशन हमने चैरिटेबल को दिया है, उसका कैरेक्टर डोनेशन होना चाहिए, वो फिलेंथ्रोपिक पर्पस के लिए होना चाहिए, यानी कोई भी कॉमर्शियल गेन नहीं होना चाहिए। ये तीनों अगर सेटिस्फाइड है तो जीएसटी नहीं लगेगा। तो जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि कंसिडरेशन नहीं बनेगा, वो कंसिडरेशन ही नहीं बनेगा। तो मेरे को भी एक बात बताओ, मैंने जो होमवर्क दिया था वो आप लोगों ने किया था? क्वेश्चन किया था? बन गया था? क्वेश्चन इजी था एकदम, जो लिखा है बस वही आंसर में लिखना था। ओके। अब एक आर्टिस्ट है, जब वो गैलरी में अपना आर्ट को भेजता है, पेंटिंग को भेजता है एग्जीबिशन के लिए, सेल के लिए नहीं, एग्जीबिशन के लिए, तो गैलरी वाले कोई पैसा देते नहीं है। तो कोई गैलरी वाले अगर पैसा नहीं देते तो फिर यहाँ पे कोई भी कंसिडरेशन नहीं बनता है, एंड इस सिनेरियो में सप्लाई नहीं होगी। बिजनेस क्या होता है हम सब जानते हैं। बिजनेस जो होता है वही होता है, बस इसमें एक चीज याद रखना, फ्रीक्वेंसी, कंटिन्यूटी, वॉल्यूम, रेगुलरिटी मैटर नहीं करता है। एक बार भी किया तो बिजनेस, दैट्स इट। पर्सनल यूज और बिजनेस यूज में थिन लाइन होती है, वो आपको पता होनी चाहिए। वो पढ़ोगे क्वेश्चन तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। एक्सट्रैक्शन की बात कर लेते हैं। कॉस्ट पेट्रोलियम टैक्सेबल नहीं होता है क्योंकि इसमें कोई कंसिडरेशन नहीं होता है। प्रॉफिट पेट्रोलियम टैक्सेबल होता है, बट हाल फिलहाल के लिए एग्जेम्प्ट है। कॉस्ट पेट्रोलियम मतलब इन शॉर्ट बोलो तो एक्सट्रैक्शन करने का कॉस्ट, एक्सट्रैक्शन करने का जो कॉस्ट होता है, जो हम लोग सेल से माइनस कर लेते हैं, वो टैक्सेबल नहीं होता है। ओके। फिर हमारे सीपीसीडी टैक्सेबल नहीं होता है। जल्दी बताओ रीजन क्या है इसका? सीपीसीडी टैक्सेबल क्यों नहीं होता है? बिकॉज ये मनी होता है। वेरी गुड। और मनी ना गुड्स होता है ना सर्विस होता है। गुड सर्विस नहीं है तो सप्लाई नहीं है, सप्लाई नहीं है तो टैक्सेबल होने का कोई बात ही नहीं है। डेरिवेटिव क्यों नहीं टैक्सेबल होता है? जल्दी बता दो तो। सिक्योरिटीज होता है। शाबाश, पहले से टाइप करके रखा था, इंटर प्रेस करना था बस। सिक्योरिटीज होता है, नॉट टैक्सेबल। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट डेरिवेटिव होता है, इसलिए टैक्सेबल नहीं है। बट इसमें अगर एक्चुअल डिलीवरी इन्वॉल्व है तो ये टैक्सेबल है। एक्चुअल डिलीवरी क्या होता है ये आप मेरे से ज्यादा अच्छे से जानते हो, क्योंकि आप लोग एसएफएम वाले हो। सिक्योर्ड डेट नॉट टैक्सेबल, ट्रांजैक्शन इंस्ट्रूमेंट नॉट टैक्सेबल, इंटरेस्ट और डिस्काउंट एक्सेप्ट। ओके। अभी तक हमने जितना रिवाइज किया उससे तुमको एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि एग्जाम के पहले जब रिवाइज करोगे तो आराम से तुम 1.5 से 2 बार इसको रिवाइज कर पाओगे। चलो अब बढ़ते हैं शेड्यूल 1 की तरफ। कल हमने शेड्यूल 1 का सिर्फ एक ही चीज किया था, टोटल 4 है। शेड्यूल 1 मतलब क्या होता है? कंसिडरेशन नहीं है फिर भी सप्लाई बोलेंगे, कंसिडरेशन नहीं है फिर भी सप्लाई बोलेंगे, डीम्ड सप्लाई। वेरी गुड। ओके। रॉबिन उठ के बैठो, तुम लेटे क्यों हो? तुम उठो 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 उठो। चलो। बिजनेस एसेट है, आईटीसी लिया हुआ है,
परमानेंटली ट्रांसफर कर रहा है बिजनेस एसेट को तो डीम्ड सप्लाई। अच्छा, यानी अगर मैं एक सिंपल सी बात बोलूं, मैंने एक फिक्स्ड एसेट लिया, वो फिक्स्ड एसेट मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया, मैंने उठा के उसको कचड़े में फेंक दिया, तो मेरे को जीएसटी देना पड़ेगा क्या उस पे? हाँ जी, क्योंकि वो हो जाएगी डीम्ड सप्लाई। ओके, अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट में। चलिए, जब भी कोई सप्लाई होती है ना, एक रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में, रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में सप्लाई होती है, अगर उसमें कंसिडरेशन है तब तो वो नॉर्मल सप्लाई, तो बात ही खत्म हो गई, सोचना ही नहीं है। अगर वो कंसिडरेशन नहीं है, तब तुमको तीन कंडीशन चेक करनी है। रिलेटेड या डिस्टिंक्ट पर्सन होना चाहिए, अभी बताऊंगा क्या होता है। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज होना चाहिए, बिजनेस के लिए होना चाहिए, तो वो बनेगा डीम्ड सप्लाई, अदरवाइज नहीं बनेगा। मतलब रिलेटेड से मैंने एक सर्विस लिया है पर्सनल नेचर का, तो डीम्ड सप्लाई बनेगा क्या? नहीं, क्योंकि उसके लिए बिजनेस होना जरूरी है। तो प्लस प्लस मतलब होता है क्यूमुलेटिवली सेटिस्फाइड होना चाहिए, रिलेटेड प्लस गुड्स एंड सर्विसेज प्लस बिजनेस, तो ही डीम्ड सप्लाई। एंड ऑब्वियसली विदाउट कंसिडरेशन तभी शेड्यूल 1 में आए, अदरवाइज शेड्यूल 1 में हम आते ही नहीं। अब एक एक करके समझते हैं। रिलेटेड पर्सन मतलब क्या होता है? सच पर्सन आर डायरेक्टर और ऑफिसर ऑफ वन अनदर बिजनेस, यानी बिजनेस ए और बिजनेस बी दोनों में अगर जैसे डायरेक्टर और ऑफिसर कॉमन है, तो फिर ये दोनों रिलेटेड बन जाएंगे। सच पर्सन आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड एज पार्टनर इन द बिजनेस, यानी पार्टनर लोग एक दूसरे के रिलेटेड होते हैं। सच पर्सन आर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, ये अपने शेड्यूल 3 में करेंगे इसको थोड़ा डिटेल में, तो अभी इसको मार्क कर लेते हैं यहाँ पे। वन ऑफ देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्स द अदर, चलो मेरी ड्राइंग पे कोई नजर मत लगाना। वन ऑफ देम कंट्रोल्स द अदर, ओके। थर्ड पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्स द बोथ, यानी एक तीसरा बंदा इन दोनों को कंट्रोल कर रहा है। तो क्या ये तीनों रिलेटेड हो जाएंगे क्या? हाँ जी, ये तीनों रिलेटेड हो जाएंगे एक दूसरे के, और इनके बीच में अगर कोई भी ट्रांजैक्शन होगा तो कंडीशन देखने के लिए शेड्यूल 1 खोलना पड़ेगा, अगर कंसिडरेशन नहीं है तो हाँ जी खोलना पड़ेगा। बोथ ऑफ देम टुगेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल द थर्ड पर्सन, यानी उल्टा डायग्राम, ये दोनों मिलके किसी थर्ड पर्सन को कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये तीनों रिलेटेड हो जाएंगे। या 25% और मोर ऑफ द शेयर अगर कोई होल्ड करता है, मेरा शेयर होल्डर या कंट्रोल रहता है या इनडायरेक्टली कंट्रोल्स है, तो उस सिनेरियो में वो रिलेटेड हो जाएगा। यानी कंपनी का एक शेयर होल्डर है जो कि 26% होल्ड करता है, तो क्या वो कंपनी का रिलेटेड हो जाएगा क्या? हाँ जी। क्या कंपनी उसकी रिलेटेड हो जाएगी क्या? हाँ जी, कंपनी भी उसके रिलेटेड हो जाएगी। रिश्ता दोनों तरफ से चलता है, एक तरफ से नहीं चलता है। ठीक है, आओ। दे आर मेंबर ऑफ सेम फैमिली, सबसे ज्यादा गेम आईसीआई यहाँ पे करता है। ठीक है, कैसे वो भी बताऊंगा। तो वो मेंबर है सेम फैमिली के मेंबर होने चाहिए। अब यहाँ पे जो वर्ड निकल के आया वो आई फैमिली। उसके पहले बढ़ने से पहले एक बार क्विक रिवीजन मार लेते हैं। रिलेटेड कौन हो गया? एक दूसरे के बिजनेस के डायरेक्टर ऑफिसर, पार्टनर्स, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, एक दूसरे को कंट्रोल कर रहा है, कोई तीसरा बंदा दो को कंट्रोल कर रहा है, कोई दोनों मिलके किसी तीसरे बंदे को कंट्रोल कर रहे हैं, या 25% ऑफ द वोटिंग पावर है, या वो एक फैमिली के मेंबर है, मेंबर ऑफ सेम फैमिली। अगर ऐसा हुआ तो वो रिलेटेड बनेंगे। फिर हम देखेंगे गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई है, बिजनेस है, तो ही डीम्ड सप्लाई, यानी तीनों कंडीशन चेक करते हुए चलना है। ठीक है, एक कंडीशन के बेसिस पे कभी भी आंसर नहीं देंगे। अब बात करते हैं फैमिली क्या होती है। ठीक है, फैमिली मतलब ये तुम हो। ठीक है, तो तुम्हारी स्पाउस, तुम्हारे बच्चे, ऑलवेज योर फैमिली, कोई कंडीशन नहीं है, स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑलवेज फैमिली। चाहे वो कितने भी बड़े हो जाए, कुछ भी हो जाए, ऑलवेज फैमिली रहेंगे। ऑलवेज फैमिली रहेंगे इसका क्या मतलब होता है? ऑलवेज रिलेटेड रहेंगे, ऑलवेज। बट पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर और ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स ब्रदर एंड सिस्टर ग्रैंड पेरेंट्स, ये तभी रिलेटेड होंगे जब होडली और मेनली डिपेंडेंट ऑन सेड पर्सन, अगर वो डिपेंडेंट है तो ही रिलेटेड, अदरवाइज नॉट। सो दिस इज कंडीशन, दिस इज ऑलवेज। तो फैमिली के डेफिनेशन लर्न करने का सिंपल तरीका,
वाइफ बच्चे ऑलवेज, पेरेंट्स ब्रदर एंड सिस्टर कंडीशनल, यानी अगर डिपेंडेंट है तो रिलेटेड, अदरवाइज नॉट। और अगर आप ये मेथड यूज करोगे तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन बना पाओगे। ठीक है, एक बार इसको पढ़ो, देखो डायग्राम को एक बार माइंड में जाने दो, इमेज को। ओके, चलो अब एक क्वेश्चन करेंगे मस्त वाला, इससे अपने को काफी क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, चलो एक समझ लो ब्रदर है, ठीक है, एक ब्रदर है जो कि एक कौन है, इंटीरियर डेकोरेटर, इंटीरियर डेकोरेटर है, ये रहता है गुजरात में, हम रहते हैं मुंबई में। मेरा एक घर है, घर, ठीक है, ये घर है मेरा, और इस घर के लिए हम क्या करते हैं, हम इंटीरियर डेकोरेटर की सर्विस लेते हैं, क्योंकि मेरे को इंटीरियर डेकोरेटर करना, मेरा भाई है, हम उसी से करवाएंगे। एंड ऑब्वियसली भाई है तो नो कंसिडरेशन, पैसा नहीं देने वाला हूं। बताओ क्या होगा इसका, एक एक करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, कंसिडरेशन नहीं है तो शेड्यूल 1 आना चाहिए क्लिक दिमाग में। शेड्यूल 1 में 4 पॉइंट है, अपने दो पढ़े, एक बिजनेस एसेट का था, एक रिलेटेड का, तो ऑब्वियसली सेकंड वाला एक्टिवेट करेंगे, रिलेटेड वाला। वो खोलते ही मेरे दिमाग में फॉर्मूला खुल जाना चाहिए, रिलेटेड है, बिजनेस के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज है, ठीक है। तो पहली बात तो हम देखेंगे, क्या ये भाई रिलेटेड है क्या मेरा, नहीं, क्योंकि डिपेंडेंट ही नहीं है तो रिलेटेड नहीं है। तो अगर रिलेटेड नहीं है तो क्या डीम्ड सप्लाई वाला फॉर्मूला तो पहले ही सेटिस्फाई नहीं हुआ, प्लस बिजनेस के लिए भी नहीं ले रहा हूँ, घर के लिए ले रहा हूँ, तो पर्सनल वाला हो गया, तो दो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुए। हालांकि एक भी नहीं होगा फिर भी डीम्ड सप्लाई नहीं होगा, बट यहाँ तो दोनों ही नहीं हो रहे हैं। तो अब इस सिनेरियो में क्या बनेगा फिर, क्या सप्लाई, डीम्ड सप्लाई बनेगी क्या, नहीं बनेगी। सप्लाई बनेगी क्या, वेरी गुड, सप्लाई भी नहीं बनेगी। सप्लाई क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि कंसिडरेशन ही नहीं है, यानी कोई जीएसटी ही नहीं पे करना है, समझ रहे हो क्या लूप होल है यहाँ पे, कोई जीएसटी पे ही नहीं करना है, क्योंकि कंसिडरेशन नहीं है तो सप्लाई नहीं है, सप्लाई नहीं है तो जीएसटी कहाँ से आएगा, सो इट इज नॉट सप्लाई। चलो दूसरे एग्जांपल करते हैं। भाई है, भाई नहीं है, इस बार बेटा है, ठीक है, बेटा है, इंटीरियर डेकोरेटर है, मेरे को घर बनाना है, मैंने इसकी सर्विस ली है, बताओ डीम सप्लाई होगा क्या, नहीं होगा डीम सप्लाई। ऐसे मत बोलो, पहले पूछो सर पैसा दिए क्या, क्या बेटे को कोई पैसा देता है क्या, नहीं देता है ना, तो फिर होगा नहीं। तो ये क्या होगा, डीम सप्लाई होगा क्या, नहीं। नॉर्मल सप्लाई होगा क्या, नहीं। वेरी गुड। अब इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, और थोड़ा सा केबीसी खेलते हैं, अब मैं इसको चेंज करके घर नहीं, मैं अपना ऑफिस बनवा रहा हूँ। अब बताओ, तो सन इज अ रिलेटेड, ऑफिस इज फॉर बिजनेस, गुड्स एंड सर्विसेज ऑब्वियसली वो मेरे को सर्विस दे रहा है इंटीरियर डेकोरेटर की, तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई, तो इट विल बी डीम्ड सप्लाई। चलो फिर से केबीसी खेलते हैं, आ जाओ। इस बार ऑफिस भी बनवा रहा हूँ, बेटे से ही बनवा रहा हूँ, इंटीरियर डेकोरेटर की सर्विस ले रहा हूँ, लेकिन इस बार मैंने उसको रुपए भी पे किए हैं। तो अब बताओ क्या होगा, नॉर्मल सप्लाई, वेरी गुड। तो ये बनेगा नॉर्मल सप्लाई, डीम्ड में मत नहीं जाना है, डीम्ड रिलेटेड दिख गया तो डीम्ड नहीं, जब पैसा नहीं है तब डीम्ड, अदरवाइज नहीं, बिना कंसिडरेशन के ही जाना है, अदरवाइज नहीं जाना है। चलो कॉन्सेप्ट तो क्लियर है आप लोगों को। मोहन, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, हैज रजिस्टर्ड हेड ऑफिस इन दिल्ली,
ही हैज ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, ओके नहीं रजिस्ट्रेशन वाला बाद में करते हैं, अभी नहीं। ठीक है। अब एक और वहां पॉइंट था, अगर आप लोगों को याद हो, डिस्टिंक्ट पर्सन, यानी रिलेटेड भी हो सकता है, डिस्टिंक्ट पर्सन भी हो सकता है। अब ये डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है? तो मान लो कि अगर मैं गुजरात में हूं और मेरा एक इस्टेब्लिशमेंट गुजरात, पहले याद देख, मेरा एक इस्टेब्लिशमेंट ए में है, गुजरात में है, मेरा दूसरा इस्टेब्लिशमेंट दूसरे स्टेट में, ठीक है, समझ लो मुंबई में है। तो ये वाला एस्टेब्लिशमेंट और ये वाला एस्टेब्लिशमेंट एक दूसरे के डिस्टिंक्ट पर्सन हो जाएंगे, यानी रिलेटेड। एक वो रिलेटेड का जो कॉन्सेप्ट है सेम इसमें भी लगता है, बस इसको बोलते हैं डिस्टिंक्ट पर्सन है। यानी अगर मेरा वेयर हाउस ए में है, मेरा हेड ऑफिस बी में है, तो वेयर हाउस और हेड ऑफिस दोनों एक दूसरे के डिस्टिंक्ट पर्सन बन जाएंगे? हाँ जी। नहीं, रजिस्ट्रेशन अंडर सेम पैन से फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन होता है, बट स्टेट स्पेसिफिक होता है। वो रजिस्ट्रेशन चैप्टर में समझेंगे, अभी बस इतना समझो, स्टेट स्पेसिफिक होता है, हर स्टेट के लिए अलग रजिस्ट्रेशन मिलता है। तो स्टेट ए में एक एस्टेब्लिशमेंट, स्टेट बी में एक एस्टेब्लिशमेंट, तो दोनों एक दूसरे के डिस्टिंक्ट पर्सन हो जाएंगे। और ये लोग अगर आपस में कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, रुपए दे के कर रहे हैं, तब तो बात खत्म है, तो सोचना ही नहीं है। बिना रुपए दिए अगर कर रहे हैं तो डीम्ड सप्लाई बनेगा क्या? हाँ, प्रोवाइडेड बाकी दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो, बिजनेस गुड्स एंड सर्विसेज। तो अगर मैं तुम लोग को एक चीज बोलूं कि गुजरात में मेरा एक ऑफिस है, ठीक है, और मुंबई में मेरा एक शोरूम है, मैंने गुड्स यहां से यहां भेजा, ऑब्वियसली पैसे तो नहीं ट्रांसफर करूंगा, खुद के अकाउंट में तो डालूंगा नहीं, रुपए हैं नहीं इसमें, और हमने सिर्फ गुड्स को ट्रांसफर किया शोरूम में रखने के लिए, ठीक है, कि शोरूम में वो रखेगा, फिर वहां से वो बिकेगा। एक एक करके आगे बढ़ते हैं। पहली बात बताओ, ये एस्टेब्लिशमेंट डिस्टिंक्ट पर्सन है क्या? हाँ। बिजनेस के लिए, ऑब्वियसली बिजनेस के लिए, बिजनेस ही है ना मेरा, तो बेचने का काम ही है। गुड्स एंड सर्विसेज है, गुड्स ट्रांसफर किया, कंसिडरेशन है नहीं, तो क्या ये डीम्ड सप्लाई बनेगा क्या? ओके। तो इसका मतलब ये होता है कि ब्रांच ट्रांसफर इज ऑल्सो सप्लाई। यानी अगर मैं एक ब्रांच से मतलब दूसरे स्टेट में अगर ट्रांसफर कर रहा हूं, तो इट विल बी डीम्ड सप्लाई, और उस पर जीएसटी पे करना पड़ेगा। हाँ जी, पे करना पड़ेगा। उसकी वैल्यूएशन निकलती है, हाँ जी, उसकी वैल्यू भी निकलती है। अपने पढ़ेंगे भी रूल 29 में, वैल्यूएशन चैप्टर में, कि उसकी वैल्यू कैसे निकलती है, बट अभी के लिए इतना समझो कि वो डीम्ड सप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली, अगर देखो आपके पास ऑप्शन होता है, जनरली तो एक स्टेट में लोग एक ही रजिस्ट्रेशन लेते हैं, ठीक है, बट आप चाहो, अगर आपका बिजनेस वर्टिकल है कुछ एक अलग, तो आप चाहो तो एक स्टेट में दो रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हो, एक स्टेट में दो रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। तो मान लो मेरा ये स्टैब्लिशमेंट है, ये सेम स्टेट में है हम लोग, ठीक है, यहाँ पे एक स्टैब्लिशमेंट है, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर अलग है, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर अलग है, और ये दोनों ही मेरे हैं, बट रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों का अलग है, क्योंकि मैंने सेपरेटली रजिस्टर करवाया है। तो इस सिनेरियो में क्या ये दोनों डीम पर्सन हो जाएंगे क्या, डीम डिस्टिंक्ट पर्सन? हाँ, इस सिनेरियो में भी ये डीम डिस्टिंक्ट पर्सन हो जाएंगे। तो दो तरीके से हो सकते हो, या तो एक स्टेट या दूसरे स्टेट, तब रजिस्ट्रेशन ही मैटर नहीं करता है। मान लो कि ये रजिस्टर्ड है, ये अनरजिस्टर्ड है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऑलवेज डीम्ड पर्सन होंगे, डीम डिस्टिंक्ट पर्सन ये बनेंगे ऑलवेज, ठीक है। बट जब सेम स्टेट की बात हो ना, तब रजिस्ट्रेशन अलग अलग देखना पड़ेगा, ठीक है। जब रजिस्ट्रेशन अलग अलग देखेंगे तभी उनको डीम डिस्टिंक्ट पर्सन बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। समझ गए आप लोग? सिंपल है। अच्छा, अगर मान लो ये रजिस्टर्ड नहीं होता, ठीक है, मान लो ये रजिस्टर्ड नहीं होता, ये अनरजिस्टर्ड होता, और ये रजिस्टर्ड होता, तो भी डिस्टिंक्ट पर्सन हो जाता क्या? हाँ जी, तो भी डिस्टिंक्ट पर्सन हो जाता, क्योंकि ये दोनों अलग अलग पर्सन, अलग अलग लोग हो गए ना। ध्यान से सोचो, अगर एक एड्रेस में सारे लोग रहते तो सब एक हो गए, एक ही एड्रेस हुआ सबका। बट अगर अलग अलग एड्रेस में लोग रहते तो वो अलग अलग हो गया ना, एक इधर एक उधर। समझे? हम्म। तो देखो, डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब एक इस्टेब्लिशमेंट इंडिया में और एक इस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया, ये तो समझ आ गया होगा। एक अपना इंडिया में और एक समझ लो अमेरिका वगैरह में, तो वो भी मेरा डिस्टिंक्ट पर्सन, सेम वो स्टेट वाला कॉन्सेप्ट।
एक इस्टेब्लिशमेंट एक स्टेट में, एक यूनियन टेरिटरी में, और एक इस्टेब्लिशमेंट अनदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी में, तो वो भी डिस्टिंक्ट पर्सन हो जाएंगे अपने लिए। फिर इफ ए in Bangalore has a branch in Germany and Maharashtra. The branch in Maharashtra and Germany will both be distinct person. सही लिखा है? ओके। बट ए का अगर कोई अनदर कंपोनेंट है बी विच इज डिफरेंट फ्रॉम ए एंड हैज ऑब्टेन अ डिफरेंट रजिस्ट्रेशन सेम स्टेट में, बैंगलोर में ही, तो क्या ए और बी दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन होंगे क्या एक दूसरे के? हाँ जी, तो ए और बी दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन होंगे। तो जल्दी से मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर दो, रीड करो और आंसर बताओ। अप्रूवल बेसिस वाला अपने बाद में करेंगे, उसका एक डिटेल डिस्कशन होगा वैल्यूएशन चैप्टर में। XYZ इंडस्ट्री हैज अ यूनिट इन नागपुर एंड ब्रांच ऑफिस इन रायपुर। नागपुर यूनिट ट्रांसफर करता है स्टॉक रायपुर यूनिट को बिना कंसिडरेशन के। बिना कंसिडरेशन शेड्यूल 1 खोलते ही डिस्टिंक्ट पर्सन है कि नहीं? हाँ जी, डिस्टिंक्ट पर्सन है ना ये, क्योंकि दोनों अलग अलग है, तो डिस्टिंक्ट पर्सन हो गए। डिस्टिंक्ट पर्सन हो गए प्लस कंसिडरेशन नहीं है, बिजनेस के लिए ऑब्वियसली कुछ ट्रांसफर कर रहे हैं, तो क्या ये सप्लाई ट्रीट होगा क्या? हाँ जी, ये सप्लाई ट्रीट होगा, तो यस इट विल बी सप्लाई। सब आंसर कर पा रहे थे? हाँ जी, सबको आंसर आ गया था। चलो अब करते हैं ये वाला। Mohan, a chartered accountant, has a registered head office in Delhi. He has obtained a registration in the state of West Bengal in respect of newly opened branch office. Mohan shall be treated as distinct person in respect of registration in West Bengal and Delhi. सही है, क्योंकि दो अलग अलग स्टेट में रजिस्ट्रेशन लिया तो दोनों का अलग अलग माना जाएगा। Raghubir Fabric transfer 100 shirt from his factory located in Lucknow to his showroom in Delhi so that the same can be sold from there. तो लखनऊ वाला और तुम्हारा दिल्ली वाला दोनों एक दूसरे के डिस्टिंक्ट पर्सन हो जाएंगे क्या? यानी शोरूम और वेयर हाउस दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन हो जाएंगे। हाँ जी, क्योंकि अलग अलग स्टेट में है। अब सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन, प्रिंसिपल एंड एजेंट। यहाँ ध्यान देना क्योंकि यहाँ पे माइंड ऑफ हो जाता है, बट आपका नहीं होगा, टेंशन मत लो। देखो, एक प्रिंसिपल है, एक एजेंट है, और प्रिंसिपल ऑब्वियसली एजेंट को गुड्स ट्रांसफर करता है, फिर एजेंट उसको फर्दर सेल करता है। नॉर्मल है, ऐसा ही होता है हमेशा से। अब एजेंट जब उसको फर्दर सेल कर रहा है तो वो तो सप्लाई है, उसमें तो क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता, क्योंकि वो ऑलवेज सप्लाई ही बनने वाला है। बट द क्वेश्चन ओवर हियर इज कि जब प्रिंसिपल एजेंट को गुड्स ट्रांसफर करेगा, ऑब्वियसली पैसे नहीं लेगा। अगर पैसे लेगा तो नॉर्मल सप्लाई, बट पैसे नहीं लेते प्रिंसिपल, कभी भी एजेंट से पैसे नहीं लेते। तो क्या डीम्ड सप्लाई बनेगा क्या? दैट इज द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए सबसे पहली बात तो ये प्रूफ करना पड़ेगा अपने को कि एजेंट प्रिंसिपल का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और ये हमारे बोलने से नहीं होगा कि वो बोल दिया तो वो उसका एजेंट हो गया, ऐसा नहीं है। एक प्रॉपर कंडीशन है, अगर वो फुलफिल होता है देन अदर गुड, अदरवाइज ये लोग नहीं एजेंट प्रिंसिपल बनते। देखो, अगर कंसिडरेशन है तो सप्लाई या बात ही खत्म। अगर कंसिडरेशन नहीं है तो हम शेड्यूल 1 अप्लाई करेंगे, और शेड्यूल 1 अगर हम अप्लाई करेंगे तो वहां हमको देखना पड़ेगा इनवॉइस ऑफ फर्दर सप्लाई किसके नाम पे है। इनवॉइस ऑफ फर्दर सप्लाई। अब देख, एजेंट ने प्रिंसिपल को गुड्स भेजा, सेंड किया, एजेंट ने कस्टमर को वो गुड्स सेल कर दिया। अब ये चीज तो सप्लाई है, ये तो क्वेश्चन ही नहीं है, ये तो ऑलवेज सप्लाई होना ही है। क्वेश्चन इज कि ये सप्लाई है क्या या डीम्ड सप्लाई है क्या? यहाँ पे क्या चार्ज करेंगे? कुछ जीएसटी लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा, क्या होगा? तो आओ इसको देखते हैं। तो इसके लिए बोलते हैं कि इनवॉइस देखो फर्दर सप्लाई का, यानी अल्टीमेट कस्टमर को कितने का किसके नाम पे इनवॉइस इशू हुआ है। अगर इनवॉइस पे नाम प्रिंसिपल का है तो जो सप्लाई बिटवीन एजेंट और प्रिंसिपल हुई है वो डीम्ड सप्लाई नहीं होगी, वो डीम्ड सप्लाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, रीजन भी बताता हूं। अगर इनवॉइस अपने इसके नाम पे ही दे रहे हैं, ठीक है, तो एक तरह से ऐसा नहीं लग रहा है कि डायरेक्टली यही तो डील कर रहा है, क्योंकि इनवॉइस तो इसी के नाम पे दे रही है, तो बस पास ऑन करने का काम कर रहा है और बीच में अपना कमीशन ले रहा है।
इसीलिए इस वाले पोर्शन को डीम्ड सप्लाई नहीं बोलेंगे। हाउएवर अगर एजेंट के नाम पे इनवॉइस है तो जो भी सप्लाई हुई है प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में वो डीम्ड सप्लाई होगी। ऐसा क्यों? बिकॉज अगर एजेंट के नाम पे इनवॉइस है तो तुमको ऐसा नहीं लगता है कि डीलिंग इन लोग के बीच में हुई है अल्टीमेटली, क्योंकि इनवॉइस तो इसके नाम पे हुआ है ना, सेल्स इनवॉइस इसके नाम पे इशू हुआ है। तो आप ध्यान से देखो तो डीलिंग इन दोनों के बीच में हुई है। तो अगर इन दोनों बीच की में डीलिंग हुई है तो इसको डीम सप्लाई बोलना जरूरी है। यानी अगर प्रिंसिपल एजेंट को देगा जब भी गुड्स सेंड करेगा तो उस लैग हो रहा है क्या? अभी हो रहा है? अभी ठीक है? अभी ठीक है? ऑडिबल है? ओके। तो जब प्रिंसिपल एजेंट को गुड्स सेंड करेगा तो ये जो गुड्स सेंड किया है ये डीम सप्लाई बननी चाहिए। सिंपल फंडा एकदम। तो ये चार्ट सबसे बेस्ट है, इससे आपको ऑलवेज समझ में आ जाएगा कि देखो प्रिंसिपल जब एजेंट को गुड्स भेजेगा तो वो चीज डीम्ड सप्लाई है कि नहीं ये आइडेंटिफाई करना है। तो इसके लिए एजेंट जिसको इनवॉइस इशू किया है वो जाके देखना पड़ेगा। अगर इनवॉइस एजेंट ने प्रिंसिपल के नाम पे इशू किया है तो डीम्ड सप्लाई नहीं होगा बिटवीन एजेंट एंड प्रिंसिपल, क्योंकि ऐसा लग रहा है ना कि प्रिंसिपल ही तो डायरेक्टली भेज रहा है ना, बस वो तो मिड का काम कर रहा है एजेंट। और अगर एजेंट के नाम पे इशू हुआ है तो प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में डीम्ड सप्लाई माना जाएगा। हम क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं, ठीक है। हम ए और कस्टमर का देख रहे हैं क्या? नहीं। ए और कस्टमर तो ऑलवेज सप्लाई होने ही वाला, ए और कस्टमर या पी और कस्टमर डिपेंडिंग किसके नाम पे इनवॉइस है, तो वो तो ऑलवेज सप्लाई होगा ही, उसका तो क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता है। क्वेश्चन अराइज होता है सिर्फ इस वाले पोर्शन के लिए। आप लोग समझ पा रहे हो कि एग्जैक्टली हम लोग किस चीज को टारगेट कर रहे हैं, कौन से ट्रांजैक्शन को? ओके। तो इनवॉइस अगर एजेंट के नाम पे है तो डीम्ड सप्लाई, इनवॉइस अगर प्रिंसिपल के नाम पे है तो नॉट डीम्ड सप्लाई, सिंपल। ठीक है। पांडा, पांडा लग रहा है लिखा हुआ है, ठीक है। आ जाओ। Anmol appoints Bholu to procure certain goods from the market. Bholu identify various supplier who can provide the goods as desired by Anmol and asks supplier Golu to send the goods and issue the invoice directly to Anmol. बताओ क्या होने वाला है इसमें? सर इसमें हमको लग रहा है जो अनमोल है वो प्रिंसिपल है और भोलू जो है वो एजेंट है। ओके। तो शेड्यूल 1 एक्टिवेट करना पड़ेगा, पर शेड्यूल 1 एक्टिवेट करने के लिए हमको इनवॉइस देखना पड़ेगा। तो हमने देखा इनवॉइस अनमोल के नाम पे है। अब अनमोल कौन है? प्रिंसिपल। अगर प्रिंसिपल है अनमोल तो क्या एजेंट प्रिंसिपल का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होगा क्या? नहीं होगा। तो भोलू इज नॉट एन एजेंट ऑफ अनमोल। और अगर एजेंट ही नहीं है तो डीम्ड सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि वो एजेंट प्रिंसिपल होगा रिलेशनशिप तभी एप्लीकेबल होगा। वेरी गुड। इस पेंटिंग को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो क्या? कहाँ से आई है ये पेंटिंग, जल्दी बताओ। अरे तुम लोग ये पेंटिंग नहीं जानते हो, क्या कर रहे हो? मजनू भाई, वेरी गुड। गौतम एक आर्टिस्ट है, वो गंभीर को अपॉइंट करता है ऑक्शन के लिए, पेंटिंग के लिए। गंभीर अरेंज करता है ऑक्शन एंड आइडेंटिफाई पोटेंशियल बिडर। द हाईएस्ट बिड इज एक्सेप्टेड एंड पेंटिंग इज सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर। तो गौतम कौन है? अभी के लिए पढ़ के लग रहा है गौतम प्रिंसिपल है, गंभीर एजेंट है। बट आइडेंटिफाई करने के लिए इनवॉइस देखना पड़ेगा। तो इनवॉइस गंभीर के नाम पे इशू होता है। अब गंभीर कौन है? गंभीर इज एजेंट। तो एजेंट के नाम पे अगर इशू होता है तो क्या सेटिस्फाई हो रहा है क्या कंडीशन? हाँ जी, कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। और इसकी वजह से क्या बनेगा? इसकी वजह से एजेंट प्रिंसिपल का रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो गया एंड डीम्ड सप्लाई बन जाएगी। एजेंट प्रिंसिपल समझ में आया सबको? हाँ जी सर, समझ में आ गया। अब ये वाला डिस्कशन रजिस्ट्रेशन चैप्टर के एंड में आएगा, एक बार फिर उसको वहां लेंगे। अभी के लिए बस इतना ही समझना है कि एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप कैसे बनता है। और ये बनता है फर्दर के बेसिस पे। अगर फर्दर का इनवॉइस प्रिंसिपल के नाम पे इशू हुआ है तो नो एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप। फर्दर का इनवॉइस अगर एजेंट के नाम पे इशू हुआ है तो एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप एग्जिस्ट। अब आते हैं टेल क्रेडर एजेंट पे। बाप रे सर, नाम देख के तो डर लग रहा है, बड़ी बड़ी बातें। आ जाओ। प्रिंसिपल है, एजेंट के पास अपना गुड्स भेजा, उस गुड्स का कॉस्ट था 1 लाख रुपीज। एंड कस्टमर जो है
एजेंट ने कस्टमर को सेल कर दिया। अब एजेंट ने जब कस्टमर को सेल कर दिया गुड्स, तो कस्टमर बोलता है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं नहीं खरीद पाऊंगा, मेरे को माफ करो, मैं नहीं खरीद पाऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं है। ऐसा कौन नहीं भाई जी। तो एजेंट बोलता है कि एक काम करो, तुम अभी ले लो, ठीक है, उधार पे मेरे से, मैं प्रिंसिपल को पेमेंट कर दूंगा तुम्हारे बिहाफ में, कोई दिक्कत नहीं है, बट तुम मेरे को 3 महीना के अंदर पैसा रिटर्न कर देना, 3 महीने के अंदर पैसा रिटर्न कर देना। तो ये बात हुई। तो ऑब्वियसली जब एजेंट 3 महीना बाद पैसा लेगा तो 1 लाख रुपया थोड़ी लेगा, वो तो कुछ एडिशनल भी लेगा ना। फ्री का थोड़ी ना कोई किसी को लोन देता है इस दुनिया में। तो ये मान लो कस्टमर से लेता है 1,10,000 रुपए। ओके। अब इनवॉइस जो है उसके बेसिस पे डिसीजन लेंगे, बट उसके पहले डिसीजन किस चीज का लेना वो समझो। देखो 1 लाख दिया था एज अ लोन, 1 लाख ऐसा लोन हुआ। तो जो 1 लाख एज अ लोन हुआ, उसका वो सप्लाई है क्या? नहीं, उसका तो क्वेश्चन ही नहीं, चूंकि ना वो गुड्स होता है ना वो सर्विस होता है। द क्वेश्चन ओवर हियर इज कि ये जो एडिशनल 10K है, इसका क्या करे? क्या ये किसकी सप्लाई है? क्या ये प्रिंसिपल की सप्लाई है या ये एजेंट की सप्लाई है? तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए सेम प्रोसीजर। इनवॉइस देखो, ये वाला इनवॉइस किसके नाम पे आया था? अगर ये वाला इनवॉइस आया था प्रिंसिपल के नाम पे या एजेंट के नाम पे, अगर प्रिंसिपल के नाम पे आया तो एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है क्या? जल्दी बताओ। अगर फर्दर इनवॉइस प्रिंसिपल के नाम पे है तो नहीं एग्जिस्ट करता है। तो अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो क्या ये 10,000 प्रिंसिपल की सप्लाई है क्या? नहीं, नहीं होगी, क्योंकि इंडिपेंडेंट हो गया दोनों। तो ये प्रिंसिपल की सप्लाई नहीं बनेगी, ये एजेंट की सप्लाई बनेगी क्या? हाँ, एजेंट अपने जीएसटीआर में दिखाएगा, ये प्रिंसिपल नहीं दिखाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल की सप्लाई नहीं है। अगर फर्दर की अगर एजेंट के नाम पे इशू हो रही है इनवॉइस, तो एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर जाता है क्या? हाँ जी, कर जाता है। फिर ये 10,000 कौन अपने उसमें दिखाएगा? प्रिंसिपल दिखाएगा, क्योंकि रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। सर ये हम लोग क्या 10,000 दिखा रहे हैं, ये अभी नहीं समझेगा, वैल्यूएशन चैप्टर जब करेंगे ना तब समझ में आएगा कि ये 10,000 क्या है दिखा रहे हैं। बट इतना समझो किसके में जाएगा ये समझो, क्यों जाएगा वो वैल्यूएशन चैप्टर में समझेंगे, अभी बस समझो किसके में जाएगा। तो अगर इन शॉर्ट बोलूं तो अगर एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है तो जो एक्स्ट्रा 10,000 रुपए वो प्रिंसिपल के अकाउंट में जाएगा। अगर एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो जो 10,000 रुपए वो प्रिंसिपल के अकाउंट में नहीं जाएंगे। सिंपल, बस इतना ही अभी लर्न करो। ओके, क्लियर। डीसीए कौन होता है? एक सेलिंग एजेंट होता है जो कि इंगेज्ड होता है बाय प्रिंसिपल, जो असिस्ट करता है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज में। वो कॉन्टैक्ट करता है पोटेंशियल बायर को ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। ये तो नॉर्मल एजेंट प्रिंसिपल वाली चीज है। बट एक चीज यहाँ पे अलग है, डीसीए क्या करता है, वो जिसको भी माल सेल करता है ना तो प्रिंसिपल को गारंटी देता है कि अगर वो पैसा नहीं दिया ना तो मैं दे दूंगा, अगर वो पैसा नहीं दिया तो मैं दे दूंगा। हालांकि बदले में एजेंट उससे ज्यादा रिकवर कर लेता है कस्टमर से, क्योंकि ऑब्वियसली फ्री में कोई किसी को लोन नहीं देता है इस दुनिया में। तो सच सिनेरियो वेयर बायर मेक्स फेल्स टू मेक द पेमेंट टू प्रिंसिपल बाय द ड्यू डेट, डीसीए मेक द पेमेंट टू प्रिंसिपल ऑन बिहाफ ऑफ द बायर। सिंपल सी बात है। एक तरह से ये इंश्योरेंस दे देता है कि वो पेमेंट नहीं करेगा तो मैं कर दूंगा, तुम माल सेल करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो डीसीए एजेंट है कि नहीं ये देखने के लिए अपने को शेड्यूल 1 में जाना पड़ेगा। तो जैसे हम शेड्यूल 1 में आए तो वहां पे अपने को फर्दर इनवॉइस देखना है। अगर फर्दर इनवॉइस सप्लायर के नाम पे यानी प्रिंसिपल के नाम पे है, यहाँ प्रिंसिपल ऐसे लिख लो तो बेटर रहेगा। अगर फर्दर इनवॉइस प्रिंसिपल के नाम पे है तो एजेंट नहीं होगा। अगर फर्दर इनवॉइस डीसीए यानी एजेंट के नाम पे है तो फिर वो एजेंट हो जाएगा। जो भी पढ़ के आए वही चीज लिखी है यहाँ पे। फिर पूछता है जो टेम्पोररी शॉर्ट टर्म लोन हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं वो 10,000 रुपए की बात कर रहा है, ठीक है, जो डीसीए दे रहा है टू द रेसिपेंट फॉर द इंटरेस्ट इन चार्ज बाय द डीसीए, फॉर विच इंटरेस्ट इज चार्ज बाय द डीसीए इज टू बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल की वैल्यू में क्या वो 10,000 को इंक्लूड करना है क्या? तो उसके लिए रिलेशनशिप देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर डीसीए एजेंट नहीं है तो ये इंडिपेंडेंट सप्लाई है और ये इंक्लूड नहीं होगा प्रिंसिपल की वैल्यू में, ये इंक्लूड नहीं होगा प्रिंसिपल की वैल्यू में।
बट अगर डीसीए एजेंट है तो ये कोई इंडिपेंडेंट सप्लाई नहीं बनेगी और वैल्यू इंक्लूड कर लेंगे हम लोग तुम्हारा प्रिंसिपल की वैल्यू में। सिंपल है। समझ में आया सबको क्या बोल रहा हूँ? नहीं समझ में आया? सर के ऊपर से गया? समझ गया सर, इजी तो था कॉन्सेप्ट। तो इन शॉर्ट बोलूं तो अगर रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता है तो प्रिंसिपल की वैल्यू में ऐड मत करना, अगर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है तो प्रिंसिपल की वैल्यू में ऐड कर देना। क्या ऐड करोगे? ये शॉर्ट टर्म लोन जो एक्सटेंड किया गया है कस्टमर को, इसकी बात कर रहा हूँ। और इसमें भी जो एक्चुअल अमाउंट है, मान लो 1 लाख किया और 1 लाख ही रिकवर किया, तब ऑब्वियसली नहीं करेंगे क्योंकि मनी ना गुड्स होती है ना सर्विस होती है, तो वो सप्लाई नहीं होगी। अगर कुछ एडिशनल ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे 10 के एडिशनल ले रहे हैं, तो वो ऐड करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, बेसिक्स को भूलना मत। ओके, समझा सबको? चार्ट एक्सप्लेन किया ना अभी? ओके, समझ में आ गया। चलो, भोलू वाला एक और बार एक्सप्लेन कर देना। भोलू वाला कौन सा था? ये वाला। ठीक है। देखो, अनमोल प्रिंसिपल है, भोलू एजेंट है, बट ये एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप है कि नहीं जीएसटी के हिसाब से, उसके लिए अपने को इनवॉइस देखना पड़ेगा किसके नाम पे इशू हो रहा है, फर्दर इनवॉइस। तो अगर फर्दर इनवॉइस अनमोल के नाम पे इशू हो रहा है एंड अनमोल इज द प्रिंसिपल, तो इस सिनेरियो में एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता है, और अगर नहीं करता है तो भोलू इज नॉट एन एजेंट ऑफ अनमोल। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां तक सब साथ हो कि सो गए सब? उठो, गुड मॉर्निंग। हाँ जी सर, साथ है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई, आधा चैप्टर भी खत्म होने को आया। चलो, स्पीड ठीक है ना कि स्लो करूँ फास्ट करूँ, कुछ करना है कि सही स्पीड जा रही है? स्पीड सही जा रही है। एक सेकेंड, बोलो संजीव। थैंक यू सो मच सर। एक कंसर्न है, तो आप जैसे कॉन्सेप्ट में बोल रहे हैं कि अगर फर्दर इनवॉइस मेरा हम्म प्रिंसिपल के नाम पे है, देन इन दैट दैट हम्म केस ये प्रिंसिपल और एजेंट वाला रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता अगर प्रिंसिपल के हम्म नाम से इनवॉइस रेज हो रहा है। तो हम्म मेरा कंसर्न ये है कि इन एनी केस, चाहे इनवॉइस एजेंट के नाम से जाए या ना जाए, मेरे लिए अगर मैंने किसी को डिप्यूट किया, लेट्स अज्यूम मैंने संजीव से मैंने राजीव को डिप्यूट किया एज माय एजेंट, चाहे वो अपने नाम से इनवॉइस रेज करे या मेरे नाम से डायरेक्ट कराए, मेरे लिए तो वो ऑलवेज एजेंट ही है। बट हम ये वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं कि एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है? दिस सर्टनली कंफ्यूज मी कि रिलेशनशिप है दिस नहीं है, इज ऑन द फर्दर सप्लाई बेसिस के लिए। ऑफ जीएसटी। नहीं, अपने को जीएसटी प्रोविजन के हिसाब से एज एन अकाउंट या एज अ तुम पर्सन, जब तुम ऑपरेट करते हो, तुम किसी को एजेंट बोलते हो, तो वो तुम बोल रहे हो ना। लॉ के हिसाब से, जीएसटी लॉ के हिसाब से वो तुम्हारा एजेंट है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा? उसके लिए अपने इधर आएंगे और फिर इस चीज को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे एज पर जीएसटी। जीएसटी लगेगा कि नहीं वो देखने के लिए, अकाउंट्स के बेसिस गॉट पे इट, नहीं। गॉट इट सर। हम्म एक और कंसर्न है रिलेटेड टू हम्म दैट प्रीवियस रिलेटेड वाले रिलेटिव वाले केस में। सो मैं हम्म एक लॉजिक जानना चाहता हूँ, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस, कि अगर कंसिडरेशन नहीं है तो हम उसके ऊपर जीएसटी चार्ज कर रहे हैं और शेड्यूल 1 में लेके जा रहे हैं, बट जब कंसिडरेशन होता है तो हम नॉर्मल चार्ज में, डायरेक्ट चार्ज में ले जाते हैं। सो व्हाट हम्म इफ कि अगर सन ने उनको प्रोफेशन, बेटे ने अपने फादर को प्रोफेशनल सर्विसेज दी, बिजनेस के लिए दी, एंड डजंट चार्ज एनी कंसिडरेशन, सो इन दैट केस वो नॉर्मल प्रोविजन के थ्रू टैक्सेबल होता है। बट नॉर्मल प्रोविजन के थ्रू अगर सन उस लिमिट में आता ही नहीं है टैक्स पे करने के, तो सन के ऊपर तो कोई लायबिलिटी ही नहीं आएगी। नहीं नहीं, अभी ये और नहीं देखना है, अभी वो नहीं अपने को देखना है कि वेदर ही इज लाइबल टू और नॉट। अपने को भी देखना है कि वो चीज सप्लाई है कि नहीं, अपने सप्लाई चैप्टर में। ठीक है, अपने अभी ये नहीं देख रहे कि वो रजिस्ट्रेशन लेगा फिर वो पेमेंट करेगा, वो सब बात के टॉपिक्स है। क्योंकि हो सकता है कि उसका उतना टर्नओवर ही ना हो, उसको रजिस्ट्रेशन ही ना लेना पड़े, उसको पेमेंट ही ना करना पड़े। बट अभी अपने वो नहीं देख रहे, अपने पढ़ रहे वेदर इट इज सप्लाई और नॉट। समझ रहे हो? ओके, ओके, क्लासिफिकेशन है important। ठीक हाँ, है, ठीक है, पहले थैंक यू, अपने थैंक यू सप्लाई समझेंगे, उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे ना। यस सर। क्योंकि हमने फर्स्ट क्लास में क्या पढ़ा था? हमने फर्स्ट क्लास में ये पढ़ा था कि अगर कोई चीज सप्लाई है
सप्लाई है तभी उस पे जीएसटी लगेगा, अदरवाइज उस पे जीएसटी लगेगा ही नहीं। तो फर्स्ट थिंग इज टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज सप्लाई और नॉट। इफ इट इज सप्लाई देन वी विल प्रोसीड फर्दर, अदरवाइज वी विल नॉट प्रोसीड। सिंपल सी बात। अब चलते आगे। ओके, और किसी को कोई डाउट? नहीं, चलो। इंपोर्ट सर्विस, ये जो चार्ट दे रहा हूं ना, बस यही चार्ट फॉलो करना और कुछ नहीं करना है, ठीक है। और इंपोर्ट सर्विस क्या होती है? इंपोर्ट सर्विस मतलब होती है अमेरिका से सर्विस इंडिया आ रही है, इंडिया से अमेरिका जा रही है नहीं। अगर इंडिया से अमेरिका जाएगी तो वो एक्सपोर्ट होता है, हम लोग इंपोर्ट पढ़ रहे हैं। अमेरिका से सर्विस इंडिया आ रही है, याद रखना, बाहर की कंट्री से सर्विस आ रही है इंडिया में। तो उस सिनेरियो में वो सप्लाई होगा कि वो सप्लाई नहीं होगा। तो ये डिपेंड करता है कंसिडरेशन पे, ये टोटली डिपेंड करता है कंसिडरेशन पे। इंपोर्ट सर्विस कंसिडरेशन है और वो बिजनेस के लिए है तो ऑलवेज सप्लाई। इंपोर्ट सर्विस कंसिडरेशन है बट बिजनेस के लिए नहीं है, फिर भी सप्लाई। ध्यान दो, ये कुछ अलग है, स्टार मार्क लगा लेना। इंपोर्ट सर्विस में अगर कंसिडरेशन है वो बिजनेस के लिए तो सप्लाई, नथिंग न्यू। इंपोर्ट सर्विस में कंसिडरेशन है बट पर्सनल है, फिर भी सप्लाई। पर्सनल है फिर भी सप्लाई। तो इन शॉर्ट, अगर कंसिडरेशन है इंपोर्ट सर्विस में तो ऑलवेज सप्लाई, चाहे बिजनेस हो चाहे पर्सनल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऑलवेज सप्लाई। यानी इंपोर्ट सर्विस विद कंसिडरेशन, ऑलवेज सप्लाई। इंपोर्ट सर्विस में अगर कंसिडरेशन नहीं है तो जनरली इट इज नॉट सप्लाई, बट शेड्यूल 1 अप्लाई करेंगे। और शेड्यूल 1 में क्या लिखा था? रिलेटेड से ले रहे, बिजनेस से ले रहे, तो डीम्ड सप्लाई। अच्छा, इंपोर्ट ऑफ गुड्स लिखा है क्या? नहीं, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, क्योंकि इंपोर्ट ऑफ गुड्स कस्टम्स में आता है, सर्विस जीएसटी में आती है, ठीक है। अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन तो शेड्यूल 1 फॉलो करेंगे, रिलेटेड प्लस बिजनेस, तो डीम्ड सप्लाई, अदरवाइज इट इज नॉट सप्लाई। सिंपल सी फंडा है एकदम। तो देखो, चंपक एक प्रोपराइटर है जो कि रजिस्टर्ड है दिल्ली में। उसने आर्किटेक्ट की सर्विस ली अपने सन से, लोकेटेड इन यूएस। ओके, आर्किटेक्ट की सर्विस इंडिया आ रही है क्या बाहर से? हाँ जी। तो क्या ये इंपोर्ट सर्विस बनेगी क्या? हाँ जी। अब देखते हैं पैसा है कि नहीं। विथ रिस्पेक्ट टू हिज न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस इन दिल्ली, ऑल्दो सर्विस हैज बीन रिसीव बाय चंपक विदाउट कंसिडरेशन, बिना कंसिडरेशन के, तो अपने को ये वाला टेबल खोलना होगा। सन रिलेटेड, सन रिलेटेड होता है क्या? ओके। बिजनेस के लिए है क्या? हाँ जी। डीम्ड सप्लाई बनेगी क्या? हाँ जी। यानी इंपोर्ट सर्विस किया, कंसिडरेशन नहीं है, पर रिलेटेड से और बिजनेस से है तो डीम्ड सप्लाई। यहाँ पे इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो रही है आर्किटेक्ट की, कंसिडरेशन नहीं है, एंड रिलेटेड भी है मेरा, बट एक चीज मिस हो गई, घर के लिए लिया है, दिल्ली वाले घर के लिए, तो ये पर्सनल नेचर का हो गया। तो क्या ये सप्लाई बनेगा क्या? नहीं। चलो एक चीज चेंज करता हूं, मान लो विदाउट वर्ड हटा देता है यहाँ पे और कंसिडरेशन होता, तब सप्लाई बनता क्या? सोचो सोचो। यस, क्योंकि अगर इंपोर्ट सर्विस में कंसिडरेशन है तो ऑलवेज सप्लाई, चाहे बिजनेस के लिए लो चाहे पर्सनल के लिए लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एग्जाम में ऑलवेज सप्लाई लिख के आओगे क्या? नहीं, ऑब्वियसली ऑलवेज सप्लाई नहीं लिखोगे, जो भी कंडीशन होगा वो कंडीशन लिख के आओगे। ओके, ये अपने लर्न करने के पर्सपेक्टिव से बोल रहे हैं। अच्छा, विदाउट कंसिडरेशन है, आर्किटेक्ट की सर्विस बाहर से इंडिया में आ रही है बट ऑफिस के लिए आ रही है और सन से आ रही है, तब सप्लाई बनेगा? कम ऑन, माइंड चलाओ, माइंड चलाओ, नींद उड़ जाएगा अपने आप, दिमाग चलाओ। हाँ, वेरी गुड। चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलो रेडी, आज क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 6। Mr. Rajesh Surana as a proprietorship firm in the name of Surana and Son in Jaipur. The firm registered under GST in the state of Rajasthan. मैन्युफैक्चर करता है टैक्सेबल प्रोडक्ट, ठीक है। सुराना एंड सन राजस्थान में वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं प्रोडक्ट की। और फर्म जो है वो कंसल्टेंसी सर्विस भी देता है।
तो मिस्टर राजेश सुराना हैज प्रोवाइडेड कंसल्टेंसी सर्विस टू हिज ब्रदर लोकेटेड इन यूएसए। ओके, अब सबसे पहले यहाँ पे एक चीज आइडेंटिफाई करना, और विदाउट कंसिडरेशन है, ठीक है। यहाँ पे देखो थोड़ा सा गेम हुआ है, अगर आप ध्यान से आइडेंटिफाई कर पा रहे हो तो देखो, आप ये क्वेश्चन जैसे ही पढ़ोगे ना, आपको सीधा इंपोर्ट ऑफ सर्विस क्लिक होगा दिमाग में, बट नहीं 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 नहीं, इंपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं हो रहा है। इंडिया से यूएस जा रहा है, मतलब एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस हो रहा है। और अगर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस हो रहा है तो ये वाला चार्ट लगाओगे क्या? नहीं, ये चार्ट तभी लगता है जब इंपोर्ट का केस है। अब एक्सपोर्ट का केस है, ओके, यानी इंडिया से सर्विस बाहर जा रही है, कंसिडरेशन नहीं है। अगर कंसिडरेशन नहीं है तो कौन सा शेड्यूल ओपन करेंगे? शेड्यूल 1। और किसको जा रही है? सन को जा रही है शायद, हाँ। The firm also provide taxable consultancy service. Mr. राजेश सुराना has provided consultancy service किसको? अपने ब्रदर को। ब्रदर को जा रही है, ठीक है। अब देखो ब्रदर को जा रही है, ये इंपोर्ट सर्विस तो एप्लीकेबल नहीं करेंगे, एजेंट प्रिंसिपल वाला एप्लीकेबल नहीं करेंगे, बिजनेस एसेट वाला एप्लीकेबल नहीं करेंगे, बचा क्या? रिलेटेड वाला। रिलेटेड में क्या था? रिलेटेड प्लस बिजनेस प्लस गुड्स एंड सर्विसेज, तो डीम्ड सप्लाई। गुड्स एंड सर्विसेज है, हाँ जी, कंसल्टेंसी सर्विस है। बिजनेस के लिए ऑब्वियसली बिजनेस के लिए। अब बचा क्या? रिलेटेड। तो क्या रिलेटेड है क्या? ध्यान से सोचो, रिलेटेड है क्या? रिलेटेड नहीं है। क्यों रिलेटेड नहीं है? बिकॉज ब्रदर ऑब्वियसली डिपेंडेंट नहीं है, बाहर रहता है, डिपेंडेंट नहीं है। ओके, तो इस सिनेरियो में जीएसटी आएगा कि नहीं आएगा? सप्लाई बनेगी कि नहीं बनेगी? नहीं बनेगी। सप्लाई नहीं बनेगी तो जीएसटी आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि सप्लाई नहीं है तो जीएसटी नहीं है। ओके, hence the activity is not a supply and thus not liable to tax। तो देखा, डिपेंडेंट ब्रदर को दे रहा है तो जीएसटी पे ही नहीं करना पड़ रहा है एक्सपोर्ट सर्विस के केस में, इस वाले क्वेश्चन में। तो ये हल्का से एक तरह से लूप होल भी बोल सकते हो तुम, एक तरह का ये लूप होल भी है। हालांकि इसके बारे में अवेयर है गवर्नमेंट, लेकिन फिर भी। चलो इधर आ जाओ। सुदामा एसोसिएट, क्वेश्चन नंबर 3, अ रजिस्टर्ड सप्लायर डिस्पोज करता है कंप्यूटर ओन्ड बाय बिजनेस विदाउट कंसिडरेशन एंड इट हैज नॉट क्लेम आईटीसी ऑन सच कंप्यूटर। चलो ये तुम लोग बताओ, whether it will be deemed supply or not। नो, नो, बोलो आशीष। नो 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 नो, सब नो बोल रहे हो, बिकॉज आईटीसी नॉट क्लेम्ड। वेरी गुड, फॉर्मूला सेटिस्फाई नहीं हुआ। पृथ्वी इंटरप्राइज अपॉइंट करता है चंपक को टू प्रोक्योर सर्टेन गुड्स फ्रॉम द मार्केट। चंपक आइडेंटिफाई करता है सप्लायर हु कैन प्रोवाइड द गुड्स एट डिसाइड बाय पृथ्वी इंटरप्राइज, और सप्लायर को बोलता है, जो कि सत्या मैन्युफैक्चर है, कि डायरेक्टली भेज दो एंड इशू कर दो पृथ्वी के नाम पे। तो बताओ डीम सप्लाई बनेगा क्या? नहीं, क्योंकि फर्दर सप्लाई का जो इनवॉइस है दैट हैज बीन इशूड इन द नेम ऑफ प्रिंसिपल, दैट्स व्हाई डीम सप्लाई नहीं बनेगी। चंपक इज नॉट एन एजेंट ऑफ पृथ्वी इंटरप्राइज फॉर द सप्लाई इन टर्म्स ऑफ शेड्यूल 1। और इस वाले केस में क्या था? द डिस्पोजल ऑफ कंप्यूटर इज नॉट अ सप्लाई, आईटीसी हैज नॉट बीन अवेल्ड। वेरी गुड, सारे क्वेश्चन बन जा रहे, क्या बात है। चलो इसकी ट्राई करते हैं। अंगद प्राइवेट लिमिटेड इज engaged इन द बिजनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल एज एन इंसेंटिव। ओके, ये अभी बाकी है, अभी करना अपना, ये भी बाकी है। ओके चलो, काफी कुछ हो गया, अब आगे प्रोसीड करते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट है? शेड्यूल 2 की तरफ चले। शेड्यूल 1 हमने कर लिया, 4 पॉइंट देखे थे, एक बिजनेस एसेट वाला, एक रिलेटेड वाला, एक इंपोर्ट सर्विस वाला, एक एजेंट प्रिंसिपल वाला, इतना ही देखे थे। और इसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला भी पेंडिंग है, वो शेड्यूल 3 के साथ करेंगे। अब आते हैं हम लोग शेड्यूल 2। शेड्यूल 1 क्या बोलता है? अगर कंसिडरेशन नहीं है तो क्या सप्लाई बनेगा? 4 चीजों में बनेगी। शेड्यूल 2 क्या बोलता है? शेड्यूल 2 सिंपल सी बात बोलता है, क्या चीज गुड्स होती है, क्या चीज सर्विस होती है, इसके अलावा और वो कुछ नहीं बोलता है। मतलब अभी पता चलेगा। अगर आप टाइटल इन गुड्स को ट्रांसफर करते हो तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स होता है।
अगर आप टाइटल इन गुड्स को फ्यूचर डेट पे ट्रांसफर करते हो तो भी वो सप्लाई ऑफ गुड्स होता है। बट अगर आप राइट्स ट्रांसफर करते हो विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस होती है। यानी अगर टाइटल ट्रांसफर किया तो सप्लाई ऑफ गुड्स, आपने सिर्फ राइट ट्रांसफर किया, टाइटल ट्रांसफर नहीं किया, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगी एक पर्टिकुलर एसेट के लिए, एक गुड्स के लिए। लैंड एंड बिल्डिंग को अगर आप लीज पे देते हो, टेनेंट पे देते हो, या तुम लेट आउट करते हो बिल्डिंग को, इंक्लूडिंग कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स फॉर बिजनेस, कॉमर्स या होली या पार्टली, तो ये सर्विस होता है। यानी रेंट पे देना लैंड एंड बिल्डिंग को सर्विस होता है क्या? यस, इट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। वेरी गुड। देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। मान लो एक लकड़ी का कट्टा है, उस लकड़ी के कट्टे को प्रिंसिपल जॉब वर्क के पास भिजवाता है। जॉब वर्कर क्या करता है, उस लकड़ी से चेयर बना देता है, ठीक है। चेयर बना के वापस प्रिंसिपल को सेंड कर देता है। अब ये जो चीज हो रही है ना, इसको बोलते हैं जॉब वर्क, ठीक है, इसको बोलते हैं जॉब वर्क। और जॉब वर्क किस चीज पे होता है? मूवेबल चीज पे होता है। जैसे देखो ये लकड़ी वाला जो है ये मूवेबल है, तो ये जॉब वर्क को सर्विस बोलते हैं। वैसे भी जॉब वर्क सर्विस ही बोला जाता है, तो इसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोलते हैं। यानी ये जॉब वर्कर जो लकड़ी के कट्टे से चेयर बना रहा है और ये चेयर सेंड कर रहा है प्रिंसिपल को, तो सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं है, ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। उसने क्या चीज की सर्विस दी? उसने उस लकड़ी से चेयर बनाने की सर्विस दी, उसने उस लकड़ी से चेयर बनाने की सर्विस दी। ओके, बट मान लो एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, एक बड़ा सा इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसमें आके कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह करना पड़ रहा है, कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ रहा है, कुछ टूट गया है, कुछ बड़ा रिपेयर करना पड़ रहा है, सर्विसेज देनी पड़ रही हैं, तो उसको बोलते हैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, उसको बोलते हैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। यानी अगर मूवेबल पे किया तो जॉब वर्क, इमूवेबल पे किया तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, सिंपल बात, ठीक है। जॉब वर्क मतलब क्या होता है? ट्रीटमेंट और प्रोसेस अप्लाई टू अनदर पर्सन, अनदर पर्सन, अनदर पर्सन, गुड्स। एंड गुड्स मतलब क्या होता है? एनीथिंग विच इज मूवेबल। यानी अगर मूवेबल चीज पे कर रहे हो तो जॉब वर्क, और इमूवेबल पे करोगे तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। दोनों ही सर्विस होता है, दोनों ही सर्विस होता है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, अब बिजनेस एसेट को ट्रांसफर कर रहे हो तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स होता है, करेक्ट। अगर आप बिजनेस एसेट को ट्रांसफर कर रहे हो तो सप्लाई ऑफ गुड्स होता है। बट मेरे ऑफिस में एक टीवी लगा हुआ था, ठीक है, बहुत बड़ा टीवी था, बहुत बड़ा, ठीक है, मस्त टीवी था। मैंने उस टीवी को ऑन किया ऑफिस में, मेरे को बहुत पसंद आया, मैं टीवी को उठा के घर लेके चला गया। मैं वो टीवी को उठा के घर लेके चला गया तो भी मेरे को जीएसटी पे करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज कॉल्ड सप्लाई ऑफ सर्विस। यानी बिजनेस एसेट को अगर प्राइवेट यूज के लिए इस्तेमाल करोगे तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस होता है। गुड्स हेल्ड या यूज फॉर बिजनेस और पुट टू प्राइवेट यूज तो वो सर्विस होगा। अब आप लोग पूछोगे सर गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा? तो वो गवर्नमेंट का लुकआउट है ना, एक्ट में क्या लिखा है, अपने को उस पर फोकस करना है। कैसे पता चलेगा? वो अपना लुकआउट नहीं है, एंड ऑब्वियसली नहीं पता चल सकता, पॉसिबल ही नहीं है पता चलना कि कौन सा बिजनेस के लिए यूज कर रहा है, कौन सा प्राइवेट के लिए यूज कर रहा है, नॉट पॉसिबल। हाउएवर वो उन पे डिपेंड करता है, अपने को लेना देना नहीं है इस चीज से। अपने को बस पढ़ना है कि अगर बिजनेस एसेट को प्राइवेटली यूज करोगे तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी, उस पर तुमको जीएसटी पे करना पड़ेगा। कोई गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द एसेट इन एनी बिजनेस कैरिड ऑन बाय पर्सन हु सीजेस टू बी टैक्सेबल पर्सन। अगर अगर आप धंधा बंद कर रहे हो, अगर आप धंधा बंद कर रहे हो तो याद करो हम लोग शेड्यूल 1 में पढ़ा था, धंधा बंद करोगे तो जितने भी एसेट वगैरह वो तुम्हारी डीम्ड सप्लाई कहती है। बट वो डीम्ड सप्लाई किस चीज की? गुड्स की कि सर्विस की? तो शेड्यूल 2 क्लियर करता है, उसको बोला जाएगा सप्लाई ऑफ गुड्स। ये हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गुड्स का रेट अलग है, सर्विस का रेट अलग है। ऑब्वियसली क्लैरिफाई करना जरूरी है कि वो गुड्स बनता है कि वो सर्विस बनती है, उसी के अकॉर्डिंगली अपने एक्ट करेंगे। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन वर्क करता है। एक्सेप्शन बोलता है कि सप्लाई ही नहीं है, गुड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सर्विस की बात नहीं कर रहा हूँ, बोल रहा है कि वो सप्लाई ही नहीं मानेंगे। अगर तुम धंधा बंद करके एज अ गोइंग कंसर्न किसी और को ट्रांसफर कर रहे हो, धंधा बंद करके एज अ गोइंग कंसर्न किसी और को ट्रांसफर कर रहे हो, या तुम धंधा बंद कर दे रहे हो बट बदले में तुम एक पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर रहे हो और वो तुम्हारे बिहाफ में धंधा चलाएगा, वो तुम्हारे बिहाफ में धंधा चलाएगा, कि दोनों सिनेरियो में सप्लाई नहीं मानेंगे।
तो अगर ये दोनों सिनेरियो में सप्लाई नहीं मानेंगे तो इसका सिंपल से मतलब ये निकलेगा कि जीएसटी नहीं आएगा ये दोनों सिनेरियो में, राइट? हाँ जी, राइट। ओके, हम तो शेड्यूल 2 में, शेड्यूल 2 बोलता है क्या गुड्स होता है क्या सर्विस होता है। टाइटल ट्रांसफर किया, गुड्स। राइट ट्रांसफर किया, सर्विस। लैंड एंड बिल्डिंग को लीज पे दिया, रेंट पे दिया, सर्विस। जॉब वर्क, सर्विस। गुड्स को तुमने उठा के कचड़े में फेंक दिया या किसी को भी ट्रांसफर किया तो सप्लाई ऑफ गुड्स, पर गुड्स को उठा के घर ले आए तो सप्लाई ऑफ सर्विस। धंधा बंद कर दिया तो सप्लाई ऑफ गुड्स। लेकिन दो एक्सेप्शन, अगर किसी और को गोइंग कंसर्न के रूप में ट्रांसफर किया या बिजनेस कैरिड बाय पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव यानी किसी और को दे दिया और वो धंधा चला रहा है, तो दोनों सिनेरियो में सप्लाई नहीं बनेगा। अब बात करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखो, जो हमने पढ़ा था ना एकदम कल, मैंने बोला था, क्या बोला था कि इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विस होता है। देखो शेड्यूल 2 इस बात को क्लैरिफाई भी करेगा। अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट पे देते हो तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस होती है, यानी घर को भाड़े पे उठाओगे तो सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी। अगर आप कंस्ट्रक्ट करते हो एक कॉम्प्लेक्स और उसको आप सेल कर देते हो, यानी एक बिल्डिंग हो गया, फ्लैट हो गया, अगर आप इसको सेल करते हो तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। तो इससे एकदम एग्जैक्टली क्लियर हो गया कि इमूवेबल प्रॉपर्टी भी सर्विस का ही पार्ट होती है। यानी अगर आपने फ्लैट बेचा है तो सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं होगा, वो सप्लाई ऑफ सर्विस बनेगी। हाउएवर, यहाँ पे शेड्यूल 3 का रेफरेंस लूंगा। शेड्यूल 3 में लिखा है कि अगर पूरे पैसे आफ्टर कंप्लीशन मिला है तुमको, मतलब बिल्डिंग बन गई उसके बाद पूरे पैसे ले रहे हो और फिर फ्लैट ट्रांसफर कर रहे हो तो सप्लाई नहीं होगा, क्योंकि शेड्यूल 3 सबके पापा उन्होंने बोला सप्लाई नहीं होगा तो सप्लाई नहीं होगा। लेकिन पूरे पैसे तुमको, इंटायर कंसिडरेशन तुमको बिल्डिंग बनने के बाद लेनी है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट आने के बाद लेना है। मान लो अगर मैंने 1 रुपया भी पहले लिया तो सप्लाई बन जाएगी क्या वो? हाँ जी, 1 रुपया भी अगर ले लिया तो सप्लाई बन जाएगी। अगर सप्लाई बन जाएगी तो क्या चीज की सप्लाई, गुड्स की या सर्विस की? तो आप बोलोगे सर्विस की सप्लाई बनेगी। किस चीज की सप्लाई बनेगी? सर्विस की सप्लाई बनेगी। ओके, यानी रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज सप्लाई ऑफ सर्विस, फ्लैट बेचा सप्लाई ऑफ सर्विस। हाउएवर, entire consideration is received after completion certificate, then not supply, then not supply. Okay, works contract supply of service होता है। सप्लाई ऑफ गुड्स बीइंग फूड और एनी अदर ड्रिंक फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इन शॉर्ट इसको आप यहाँ पे लिख सकते हो रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट को अपने क्या बोलते हैं? सर्विस। रेस्टोरेंट सर्विस भी बोला जाता है और रेस्टोरेंट की जो भी वो गुड्स भी दे रहे हैं तो भी वो सर्विस ही बोला जाएगा। फूड गुड्स होता है लेकिन फिर भी सर्विस बोलेंगे क्योंकि रेस्टोरेंट की हर चीज सर्विस आती है। ओके, अगर आप टेम्पररी ट्रांसफर कर रहे हो आईपी का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपके पास, उसको टेम्पररी ट्रांसफर कर रहे हो, कॉपीराइट वगैरह ट्रांसफर कर रहे हो, उस सिनेरियो में वो सर्विस हो जाएगी। ओके, अगर आप डेवलप कर, अच्छा देखो, एक सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हो, डिजाइन कर रहे हो, कस्टमाइज कर रहे हो तो सप्लाई ऑफ सर्विस। सॉफ्टवेयर बाहर से खरीद के लेके आ रहे हो तो वो गुड्स हो जाएगा। अब मेरे को बताना, सैप सबने यूज किया, नाम तो सुना ही होगा, बताओ सैप सप्लाई ऑफ सर्विस है या सप्लाई ऑफ गुड्स है आपके हिसाब से? सप्लाई ऑफ सर्विस, क्योंकि सैप जो होता है वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंडिविजुअली डेवलप किया जाता है, कस्टमाइज किया जाता है, इंटीग्रेट किया जाता है। अब मेरे को एक बात बताओ, टैली उठा के लेके आ रहा हूँ मार्केट से और फिर बस इंस्टॉल करके यूज करना स्टार्ट कर दे रहा हूँ, तो ये क्या गुड्स है कि सर्विस? वेरी गुड, ये गुड्स हो जाएगा क्योंकि प्री पैक्ड सॉफ्टवेयर है। अगर पहले से बना हुआ सॉफ्टवेयर को यूज करोगे तो सप्लाई ऑफ गुड्स, एंड अपने लिए सॉफ्टवेयर बनवाओगे, कस्टमाइज करवाओगे, इंप्लीमेंट करोगे तो सप्लाई ऑफ सर्विस। ओके, थर्ड वाले में अमेंडमेंट है, एक साथ करेंगे। ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स फॉर एनी पर्पस, किसी भी पर्पस के लिए अगर गुड्स को ट्रांसफर कर रहे हो तो सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगा। ओके, इससे पहले रिवाइज करें, एक पॉइंट और देख लेते हैं फटाफट। ये है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जब सारे लोग मिलकर एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन बनाते हैं। एसोसिएशन ऑफ पर्सन अपने मेंबर को कोई भी सर्विस देती है या गुड्स देता है, कुछ भी ट्रांसफर कर सकते हैं, गुड्स भी दे सकते हैं, सर्विस भी दे सकते हैं, तो क्या ये चीज सप्लाई बनेगी क्या आपके हिसाब से? क्योंकि केस क्या हुआ था, लोग बोल रहे थे एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब क्या हो गया, 4-5 लोग मिलके एक ग्रुप बना रहे और एक दूसरे को सर्विस दे रहे हैं।
तो लोग बोलने लगे यार हम एक हाथ से सर्विस अपने दूसरे हाथ में ही तो दे रहे हैं, तो आप मेरे को टैक्सेबल कैसे कर सकते हो। तो डिसीजन आया कोर्ट का, लास्ट टर्म का अमेंडमेंट भी आई है, तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि पिछले बार के अमेंडमेंट ज्यादा आते हैं। तो कोर्ट बोलती है कि ये सप्लाई बनेगा, गवर्नमेंट क्लैरिफाई कर देता है कि ये सप्लाई बनेगा, बिकॉज उससे कोई फर्क नहीं पड़ता एसोसिएशन ऑफ पर्सन में वो मेंबर है कि नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एसोसिएशन ऑफ पर्सन अपने मेंबर को कोई भी सर्विस देगी या गुड्स देगी, जो भी देगा वो चीज सप्लाई बनेगी, इन शॉर्ट। ठीक है, ऐसा नहीं बोलने का कि एक हाथ से तो दूसरे हाथ में दे रहे हैं कैसे हो जाएगा, नहीं, वो चीज नहीं बोलने का है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन अपने मेंबर को जब भी कोई गुड्स एंड सर्विसेज देगा तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस जो भी दिया वो बनेगी। ओके, देखो यही पॉइंट लिखा, ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि लास्ट टर्म का अमेंडमेंट है। एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन बाय पर्सन अदर देन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर और कॉन्स्टिट्यूट वाइस वर्सा फॉर कैश डेफर्ड पेमेंट या अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई। ओके, चलो आ जाओ फटाफट रिवाइज करते इसको, यहीं खत्म करते, ठीक है, घर पे नहीं करेंगे, यहीं पे कर लेंगे। फटाफट बस बोलते जाना, ठीक है, रेडी हो, चलो। टाइटल इन गुड्स क्या होगा, चलो एक काम करता हूँ, माइक ऑन करता हूँ, चलो सब बोलो। रिकॉर्डिंग वालों थोड़ा फॉरवर्ड कर देना, कोई बात नहीं, चलो आ जाओ, बताओ। गुड्स को ट्रांसफर किया, टाइटल ट्रांसफर किया, गुड्स, राइट ट्रांसफर किया, सर्विस, लैंड एंड बिल्डिंग को लीज पे दिया, सर्विस, मूवेबल प्रॉपर्टी पे, मूवेबल गुड्स पे कुछ किया, मैं गुड्स मूवेबल होता है, मूवेबल पे कुछ किया, सर्विस, उसको बोलते क्या है, जॉब वर्क, बिजनेस एसेट को परमानेंटली या कैसे भी ट्रांसफर किया, टेम्पोररीली भी, गुड, तो क्या होगा, सप्लाई ऑफ गुड्स, ऑफिस का सामान घर उठा के ले आया, सर्विस, ओके, धंधा बंद कर दिया, गुड सप्लाई नहीं है, गुड्स, अरे गुड्स होगा, सप्लाई नहीं होगा जब दो कंडीशन सेटिस्फाई करोगे, एज अ गोइंग कंसर्न ट्रांसफर किया या किसी पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट कर दिया। ओके, इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ा दिया, सर्विस, फ्लैट बेचा, अगर कंसिडरेशन पहले ले ली तो सर्विस, नहीं तो सप्लाई नहीं है, वरना गुड्स माना पहले लिया, बट इट विल बी ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। टैक्सेबल है कि नहीं वो डिपेंड, नॉट सप्लाई है नहीं वो डिपेंड करेगा शेड्यूल 3 पे, शेड्यूल 3 में लिखा है कंसिडरेशन, देखो अगर पूरा रुपया आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट है या फर्स्ट ऑक्यूपेंसी विच एवर इज अर्लियर, तो उस सिनेरियो में सप्लाई नहीं बनेगा। ओके, चलो जल्दी से बताओ, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे काम किया, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, सप्लाई ऑफ, ओके, रेस्टोरेंट, सर्विस, सर्विस, कॉपीराइट ट्रांसफर किया, टेम्पररी, ओके, सैप बनवाया, सर्विस, वैल्यू उठा के ले आया हमारे, गुड्स, वेरी गुड। और एओपी बीओई अगर अपने किसी मेंबर को कुछ भी गुड्स और सर्विस देता है तो क्या वो सप्लाई होगा क्या? सप्लाई, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। चलो अब कुछ सर्कुलर भी देखते हैं, सर्कुलर भी खत्म कर लेंगे, अलग से कुछ नहीं करने का, सब यहीं पे कवर करते हैं, आ जाओ। एक सिंपल ट्रांजैक्शन देखते हैं, ठीक है। एक लैंडलॉर्ड है, वो टेनेंट को अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे देता है, ओके। अब बताओ एक एक करके, ठीक है। 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए सप्लाई बनने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज, बिजनेस, अच्छा पर्सनल की अभी बात नहीं कर रहा, अभी सिर्फ बिजनेस की बात करूंगा, नीचे जितने भी एग्जांपल अभी बोलने वाला हूँ, ठीक है, तो पर्सनल को बीच में मत लाना, एंड कंसिडरेशन, ठीक है। हमने एज अ लैंडलॉर्ड टेनेंट को प्रॉपर्टी दी है, तो बताओ गुड्स एंड सर्विसेज है क्या? हाँ जी, सर्विस है ये। बिजनेस है क्या? मैंने पहले ही बोल दिया, अभी सारे एग्जांपल बिजनेस वाले हैं, तो ये बिजनेस है। कंसिडरेशन है क्या? अब मेरे को एक चीज बताओ, कंसिडरेशन क्या है? रेंट, ये जो रेंट का पेमेंट टेनेंट से जा रहा है लैंडलॉर्ड को, यही कंसिडरेशन है, रोकड़ा। सर्विस क्या है? सर्विस है कि हम तुमको राइट दे रहे हैं टेनेंट को कि यूज माई प्रॉपर्टी, यूज माई इमूवेबल प्रॉपर्टी, एंड राइट अगर ट्रांसफर करते हैं तो वो क्या होता है? सर्विस होती है, राइट। राइट ट्रांसफर करते हैं सर्विस होती है, वैसे भी रेंट पे देना सर्विस होती है, वो शेड्यूल 2 में लिखा हो।
तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड, तो ये बन गया सप्लाई। तो रेंट पे जीएसटी आएगा क्या? हाँ जी आएगा। अच्छा, इसमें अभी रिसेंटली अमेंडमेंट भी हुआ है, वो हम लोग एग्जाम्पशन चैप्टर में देखेंगे या आरसीएम चैप्टर में, अभी नहीं, अभी बस इतना समझो इस पे जीएसटी आएगा। ओके, क्योंकि सप्लाई है, सप्लाई है तो जीएसटी आएगा। ये तो होगा नॉर्मल ट्रांजैक्शन। आप लोग को पगड़ी सिस्टम पता है क्या? नहीं पता है? बहुत सारे जगह पे होता है, ठीक है, सलामी भाड़ा जिसको बोलते हैं। उसमें क्या होता है, ये ऊपर वाला ट्रांजैक्शन तो होता ही होता है उसमें, ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। नहीं 99 ईयर्स वाला नहीं, वो अलग है। देखो, एक लैंडलॉर्ड होता है, वो टेनेंट होता है, ठीक है, टेनेंट लैंडलॉर्ड के पास जाता है, बोलता है प्रॉपर्टी तो मैं रेंट पे ले रहा हूँ, नो इश्यूज, बट मेरे को एक प्रॉब्लम है, मेरे को डर लगता है ना कहीं आप मेरे को कभी निकाल ना दो। तो लैंडलॉर्ड बोलता है ठीक है, एक काम कर, तुम मेरे को कुछ एक्स्ट्रा रुपया दे दे, इस एक्स्ट्रा रुपया के बदले हम तुमको एक राइट देते हैं कि हम तुमको कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले कभी भी नहीं निकालेंगे, प्लस तुमको और एक राइट देते हैं कि तुम सब लेटिंग भी कर सकते हो, तुम सब लेट भी कर सकते हो, तुमको कभी निकालेंगे भी नहीं जब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं खत्म होगा, बट इसके बदले में तुमको कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो टेनेंट जो चीज एक्स्ट्रा पे करेगा उसको बोलते हैं टेनेंसी प्रीमियम, हिंदी में पगड़ी, ठीक है। अब इसको एनालाइज करते हैं। अच्छा, ये पगड़ी के बदले टेनेंट को क्या मिला? टेनेंट को एक राइट मिला है कि वो सब लेट कर सकता है, और एक राइट मिला है जिसमें बोला जाता है कि वो मतलब उसको निकाल नहीं सकते बिना कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुए, ठीक है। पगड़ी अभी ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करता, आपको ज्यादा नहीं मिलेगा अब रेंट पे, अब नॉर्मल रेंट पे ही सब उठाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कोई नहीं चाहता कि कोई किसी की प्रॉपर्टी पे ज्यादा टाइम तक टिका रहे, ठीक है। अभी यहाँ पे फोकस करते हैं, तीन चीजें देखनी होती है, ठीक है, तीन चीजें देखते हैं यहाँ पे सेटिस्फाइड होती हैं कि नहीं। अपने रेंट की बात नहीं कर रहे हैं, रेंट तो अपने हो गया डिसाइड, वो तो सप्लाई है, उस पर जीएसटी आना ही है। इस एक्स्ट्रा की बात कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा पेमेंट जा रही है। चलो, बिजनेस है ये मैं बता देता हूँ। गुड्स एंड सर्विसेज है क्या? सर्विस, ओके सर्विस है, सर्विस यस है। बाकी लोग बोलो सर्विस है क्या? ओके, कंसिडरेशन है, ऑब्वियसली एक्स्ट्रा पेमेंट जो कर रहे हैं वो कंसिडरेशन है। चलो अब एक एक करके देखते हैं। क्या ये पगड़ी टेनेंसी प्रीमियम ही कंसिडरेशन है क्या? हाँ जी, ये टेनेंसी प्रीमियम ही कंसिडरेशन। सर्विस क्या है? एक राइट हम ट्रांसफर कर रहे हैं कि तुम किसी और बंदे को सबलेट कर सकते हो, दिस इज अ राइट दैट हैज बीन ट्रांसफर्ड बाय लैंडलॉर्ड टू द टेनेंट दैट यू कैन सबलेट टू एनी अदर पर्सन, सो दिस इज सप्लाई ऑफ सर्विस। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड तो सप्लाई बनेगा। तो इस पे जीएसटी आएगा क्या? हाँ जी, इस पे जीएसटी आएगा। ओके, नाउ टेल मी वन थिंग, हु इज द सप्लायर एंड हु इज द रेसिपेंट? हु इज द सप्लायर, लैंडलॉर्ड और टेनेंट? सो द सप्लायर विल बी लैंडलॉर्ड। इसने क्या चीज की सर्विस दी है? इसने राइट दिया, राइट टू सेल द प्रॉपर्टी। एंड रेसिपेंट कौन है? टेनेंट। और वैसे भी हमने क्या देखा था, जो पैसा देता है वो रेसिपेंट होता है, जो पैसा लेता है वो सप्लायर होता है। अगर ये फंडा भी लगाएंगे तो इससे भी अपने को आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कौन सप्लायर है और कौन ये है। ओके, अब हुआ क्या कि टेनेंसी तो मैंने खरीद ली, ठीक है, पगड़ी देके मैंने टेनेंसी प्रीमियम दिया मैंने, और बदले में मेरे को एक राइट मिल गया कि मैं मुझसे वो खाली नहीं करवा सकता है। 10 साल के लिए मैंने खरीद लिया उसको एक तरह से। अब हुआ ये कि लैंडलॉर्ड को 5th ईयर में अचानक से एक मस्त ऑफर आया, मस्त वाला। वो बोला कि ये घर मेरे को दे दो, यहाँ मॉल बनाएंगे और तुमको इतने रुपए देंगे। लैंडलॉर्ड भाग भाग के गया टेनेंट के पास, उसको बोला घर खाली कर दो। टेनेंट उसको बोलता है तुम मेरे से घर नहीं खाली करवा सकते हो, क्योंकि मैंने तुमको पगड़ी दी और मैंने तुमको पगड़ी दी है तो मेरे पास एक राइट है कि बिना कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुए तुम मुझसे घर नहीं खाली करवा सकते हो। तो लैंडलॉर्ड तो लैंडलॉर्ड है, ठीक है। अब हो गया बमक, वो बोल रहा है कि हम क्या करें? तो लैंडलॉर्ड बोलता है एक काम करते हैं, तुमने मेरे को प्रीमियम दिया था ताकि मैं तुमसे घर खाली ना करवा सकूं। तो लैंडलॉर्ड बोलता है हम तुमको पगड़ी देते, हम तुमको एक प्रीमियम देते कि तुम प्रॉपर्टी को वेकेट कर दो, एक्स्ट्रा रुपया दे रहे घर खाली करवाने का। तो इस सिनेरियो में अब सिचुएशन चेंज हो गई, उल्टा हो गया। लैंडलॉर्ड टेनेंसी प्रीमियम दे रहा है टेनेंट को, बदले में टेनेंट सर्विस क्या दे रहा है? घर खाली करने की सर्विस दे रहा है। क्या सर्विस दे रहा है? घर खाली करना भी एक तरह से सर्विस होता है, ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम लोग इसको। तो अभी के लिए मेरे को बताओ,
गुड्स एंड सर्विसेज है, कंसिडरेशन है, बिजनेस है। चलो बिजनेस तो है, ये तो मैंने बोल दिया। कंसिडरेशन है क्या? हाँ, ना, नो, यस, यस। क्यों? बिकॉज ये टेनेंसी प्रीमियम जो लैंडलॉर्ड दे रहा है टेनेंट को, ये तो है ही। व्हाट इज द सर्विस? सर्विस इज घर खाली कराना, घर खाली करना, करना इज द सर्विस, घर खाली करना इज द सर्विस। सो इट इज सप्लाई। सप्लाई है तो जीएसटी आएगा। नाउ टेल मी वन थिंग, हु विल बी द सप्लायर एंड हु विल बी द रेसिपेंट? सप्लायर टेनेंट, रेसिपेंट भी टेनेंट, दोनों एक साथ एक ही आदमी कैसे हो सकता है? सप्लायर टेनेंट, सप्लायर टेनेंट, ओके। तो टेनेंट सप्लायर है, रेसिपेंट लैंडलॉर्ड है। जिसको रुपया मिलता है वो सप्लायर होता है, यानी लैंडलॉर्ड ने पैसा दिया टेनेंट को, तो टेनेंट हो गया सप्लायर। जो पैसा देता है वो रेसिपेंट, यानी लैंडलॉर्ड हो गया रेसिपेंट। जीएसटी आएगा यहाँ पे। जीएसटी कौन पे करेगा? सोचो 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 सोचो। टेनेंट, वेरी गुड। तो यहाँ पे जीएसटी पे करने की जिम्मेदारी होगी टेनेंट की। सबको समझ आया टेनेंट के ऊपर कहां से जिम्मेदारी आ गई? ओके। अब एक एग्जांपल मेरी तरफ से। एक लैंडलॉर्ड है, उसने टेनेंट से टेनेंसी प्रीमियम लिया और बदले में उसको राइट दिया कि वो सबलेट कर सकता है। ओके। लैंडलॉर्ड है, उसने टेनेंट को राइट दे दिया है, टेनेंट को राइट दिया कि वो सबलेट कर सकता है। टेनेंट ने क्या किया है? आर को सबलेट कर दिया, ठीक है। और उसने क्या किया? उसने जो टेनेंसी प्रीमियम है वो ट्रांसफर कर दी आर को, यानी जो पगड़ी वाली जो राइट थी वो भी ट्रांसफर कर दी आर को, ठीक है। इस वाले स्टेट पे अभी ये राइट किसके पास एग्जिस्ट करता है कि वो घर को खाली नहीं करवा सकता है, घर किसी को भी दे सकता है? ये राइट अभी इस टाइम पे किसके पास है? टेनेंट। तो ओनर कौन है इस राइट का एट प्रेजेंट? एट प्रेजेंट ओनर है टेनेंट। अब टेनेंट अगर मिस्टर आर को ये राइट ट्रांसफर करता है तो इस सिनेरियो में क्या ये वो सेम सिस्टम नहीं हो जाएगा? आर इसको पगड़ी पे करेगा, राइट, और बदले में वो राइट खरीद लेगा। तो इस सिनेरियो में सप्लायर कौन है, रेसिपेंट कौन है? तो सप्लायर विल बी टी एंड रेसिपेंट विल बी आर। वेरी गुड। तो जीएसटी कौन पे करेगा यहाँ पे? तो जीएसटी पे करेगा टेनेंट। टेनेंट जीएसटी पे करेगा। तो देखा, टेनेंट पे भी जीएसटी लाइबिलिटी आती है दो सिनेरियो में। कब आती है समझ में आ गया होगा पगड़ी सिस्टम में। ओके। अब एक चीज देख लो, अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का रेंट है या टेनेंसी प्रीमियम है तो एग्जेम्प्ट है। इसलिए आपने पहले एग्जांपल में बोल दिया कि बिजनेस की बात चल रही है, क्योंकि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का रेंट और टेनेंसी प्रीमियम दोनों एग्जेम्प्ट होता है। हाउएवर इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट है, वो एग्जेम्पशन और आरसीएम चैप्टर में समझेंगे, अभी नहीं। अभी के लिए बस इतना समझो कि वो एग्जेम्प्ट होता है। चलो, क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑल योर्स। कम ऑन, रीड एंड आंसर। हाँ, वो छोड़ा हुआ है, पहले जो करवा रहा हूं उस पर फोकस करो। चलो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करो। ओके, 10 लाख की टैक्सेबल बता रहे हो आप। ओके, चलो अब मैं बस एक, सबको ऑलमोस्ट यही है। रेसिडेंशियल, वेरी गुड। सुनो,
चलो अब मैं एक लाइन से हाईलाइट करूंगा और आपको आंसर मिल जाएगा। मिला आंसर? शाहरुख देखो, समझ गया सब? एग्जेम्प्ट। अच्छा, एग्जाम में कैसे लिखना है, आओ चलो ये भी देख लेते हैं। सबसे पहली बात हम लिखेंगे एक्टिविटी ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट अगेंस्ट कंसिडरेशन इज स्क्वायरली कवर्ड अंडर सप्लाई, यानी टेनेंसी प्रीमियम जो भी पे कर रहे हैं अपने, ट्रांसफर कर रहे हैं टेनेंसी राइट, बदले में टेनेंसी प्रीमियम ले रहे हैं, तो ये सप्लाई है। पहले तो ये वर्ड लिख के आएंगे। उसके बाद लिखेंगे ये किस टाइप का सप्लाई है, ये है तुम्हारा लीज और रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी, शेड्यूल 2 में आता है, सप्लाई ऑफ सर्विस बनता है ये। उसके बाद लिखेंगे मेयरली बिकॉज ट्रांजैक्शन ऑफ सप्लाई इन्वॉल्व एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट विच में रिक्वायर रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस वुड नॉट प्रिक्लूड देम फ्रॉम द स्कोप ऑफ सप्लाई एंड पेमेंट ऑफ जीएसटी। ये स्टैम्प ड्यूटी के लिए लिखा है। इसमें लिखा है स्टैम्प ड्यूटी दे दिया, इसका यह मतलब नहीं होता कि जीएसटी नहीं पेमेंट करना पड़ेगा, जीएसटी तो पेमेंट करना पड़ेगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग एंड दिस इज अ डिफरेंट थिंग। अब आगे बढ़ेंगे। द ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज सेल ऑफ बिल्डिंग इन शेड्यूल 3, ये सर्कुलर में लिखा हुआ है। Thus it is not a supply, so it is not a non supply, यानी it is a supply in short, ठीक है, it is a supply under GST। और consideration भी flow हो रहा है। Service provided by outgoing tenant by way of surrendering the tenancy right against the consideration in form of portion of tenancy premium is liable to GST. However, since the same is related to a residential property, therefore it will be exempt। इतना भी लिख दिया ना तो तुमको ऑलमोस्ट फुल मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि सारे पॉइंट्स अपने कवर कर लिए। सर्कुलर नंबर नहीं, नोटिफिकेशन नंबर नहीं, बस जो जो बोलूंगा वो वाले लिखने। ओके, और कुछ नहीं लिखना उसके अलावा। अच्छा, ये केस किसमें फॉल कर रहा है? क्या ये वाला केस 1 या 2 या 3 किसमें फॉल कर रहा है, जल्दी बताओ जो भी अपने पढ़े। ये फॉल करेगा 3rd नंबर पे, राइट, जिसमें टेनेंट ट्रांसफर कर रहा है। ओके, चल बोलो बोलो क्या डाउट है प्रदीप? सर रेजिडेंशियल के लिए तो एग्जाम्प्ट होना चाहिए ना टेनेंसी प्रीमियम, पर वहां वही तो तो। टैक्सेबल लिखा है। कहाँ टैक्सेबल लिखा है? ये लास्ट सेकंड लास्ट पैराग्राफ में ऊपर लास्ट लाइन, कौन सी? पोर्शन ऑफ टेनेंसी प्रीमियम इज लायबल टू जीएसटी। हाँ, ये पूरा प्रोविजन लिखा है कि इट इज लायबल टू जीएसटी, हाउएवर सिंस दिस इज रिलेटेड टू अ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी इट इज एग्जेम्प्ट, ऐसे लिखा है। ओके सर। ओके, सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव्ड, सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव्ड, सिक्योरिटी डिपॉजिट देखो वही सेम फंडा, इसमें 10 लाख रुपए डिपॉजिट दिया था, 10 लाख रिसीव हो गया, तो कोई एडिशनल बेनिफिट फ्लो इन नहीं हो रहा है। जो इसने जमा लिया था सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो मनी हो गया। मनी इज नॉट गुड्स नॉट सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है तो सप्लाई नहीं है, सप्लाई नहीं है तो जीएसटी नहीं आएगा। बट सिक्योरिटी डिपॉजिट मान लो 10 लाख दिया और 8 लाख रिफंड हुआ, 2 लाख उसने रख लिया, तो ये 2 लाख जो उसने रखा है दैट विल बी सप्लाई ऑफ सर्विस एंड उस पे जीएसटी आएगा। सिंपल। चलो आ जाते हैं इधर। ए, बी और सी मिलके बनाते हैं जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर बना रहे हैं हम लोग, और जॉइंट वेंचर जब हम बनाते हैं तो हमको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला, उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमको चाहिए मशीनरी, हमको चाहिए एक मशीनरी। वो मशीनरी लाने के लिए हम क्या करते हैं, ए को बोलते हैं 100 रुपीज दो, सी को बोलते हैं 100 रुपीज दो, बी को बोलते हैं 100 रुपीज दो। अब ये लोग 100 देते हैं और अपने पास 300 रुपीज आ जाता है। इस 300 रुपीज से हम मशीनरी ले लेते हैं। तो क्वेश्चन ओवर हियर इज दिस की क्या ये 100 रुपीज को हम लोग जीएसटी लगाएंगे क्या? तो आंसर इज नो, क्योंकि 100 हम लोग क्यों मंगवा रहे हैं? मशीनरी लेने के लिए। मशीनरी इज अ कैपिटल एक्सपेंस, हम लोग कैपिटल एक्सपेंस उस जॉइंट वेंचर का बियर करने के लिए 100 का कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो इस पे जीएसटी नहीं आएगा। हाउएवर अब होता क्या है कि 100 तो हम मंगा लेते हैं, और जैसे जैसे हम 100 सबसे मंगाते हैं तो मिस्टर ये बोलता है कि मेरे पास एक मशीनरी है, तुम मेरे से ले लो, बदले में मेरे को 300 रुपए दे दो। ठीक है, तो मशीनरी हम जाते एक मेंबर से ले आते, मेंबर ए से। जब हम मेंबर ए से मशीनरी लेके आते
तब तुमको ऐसा नहीं लगता है क्या कि मिस्टर ए एक तरह से रेंट पे दे दिया उस मशीनरी को अपने जॉइंट वेंचर को, करेक्ट, बदले में रुपया ले रहा है, सो दिस विल बी सप्लाई, और अगर ये सप्लाई है तो यहाँ पे जीएसटी आएगा। पहले वाले एग्जांपल को बोलते हैं कैश कॉल, कैश कॉल पे जीएसटी नहीं आता है, जब हम लोग 100 रुपए मंगा लेते हैं और उससे यूटिलाइज करके एक मशीनरी थर्ड पार्टी से लेते हैं, नो जीएसटी। 100 रुपए मंगाते, मशीनरी हम लोग लेते हैं अपने ही मेंबर से, तो दिस विल बी जीएसटी। ओके, कैश कॉल टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑन द ऑपरेशन, इस पे जीएसटी नहीं आता है। हाउएवर अगर अपने मान लो देर आर 4 मेंबर इन जेवी, 100 रुपए हम लोग कलेक्ट करते हैं सबसे, यानी 400 रुपया लेते हैं, एंड ऑपरेटिंग मेंबर देयर आफ्टर यूजेस हिज ओन मशीनरी, यानी मिस्टर एक अपना मशीनरी यूज करने लगता है उस जॉइंट वेंचर में, तब इस 400 पे जीएसटी आ जाएगा। सिंपल फंडा। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट नहीं जानना है क्या होता है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझे एक सर्टिफिकेट है जो एक बैंक दूसरे बैंक को देता है। ये सर्टिफिकेट को गुड्स बोला जाता है, इस पे कोई भी एग्जाम्पशन अवेलेबल नहीं है, एंड आईटीसी मिलता है, आईटीसी मिलता है, वो आईटीसी चैप्टर पढ़ोगे तो ये क्लियर हो जाएगा। बस अभी इतना समझो, एक सर्टिफिकेट है जो एक बैंक दूसरे बैंक को देता है, ये सप्लाई ऑफ गुड्स होता है और इसको कोई भी एग्जाम्पशन नहीं है, यानी इस पे जीएसटी आएगा। पीएसएलसी में जीएसटी आता है, बस आपको इतना ही रिमेंबर करना है, इसके अलावा और कुछ लर्न करने की नीड नहीं है। ओके, क्लियर? चलो, नाउ वी आर इनटू लास्ट लेग ऑफ द चैप्टर, दैट इज शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 करेंगे, कॉम्पोजिट मिक्स करेंगे एंड एक बढ़िया वाला अमेंडमेंट करेंगे, एंड दिस चैप्टर विल एंड। बट अभी अपने चल रहे हैं शेड्यूल 3 की तरफ। शेड्यूल 3 क्या है? शेड्यूल 1 क्या है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, शेड्यूल 1 क्या है? कट 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 कट, डीम सप्लाई। शेड्यूल 2 क्या है? क्या चीज गुड्स है, क्या चीज सर्विसेज है। ओके, शेड्यूल 3 क्या? शेड्यूल 3 सबके पापा हैं, बोलते हैं कि गुड्स हो सर्विस हो मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, मैंने मना कर दिया सप्लाई नहीं, एग्जेम्प्ट नहीं, एग्जेम्प्ट कभी मत बोलना उसको, एग्जेम्प्ट नहीं होता है, इसका मतलब होता है ना वो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा ना वो सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी। ओके, एक एम्प्लॉयर को कोई भी सर्विस देता है, एक एम्प्लॉयर को कोई भी सर्विस देता है, तो वो सर्विस जो होती है दैट विल बी अंडर शेड्यूल 3, यानी उस पर जीएसटी नहीं आएगा। यानी जब आप काम करोगे पीडब्ल्यूसी में या किसी भी ऑफिस में, तो उस सिनेरियो में आपको जो भी सैलरी मिलेगा क्या उस पे जीएसटी आएगा? नहीं आएगा। हाउएवर यू आर गिविंग अ सर्विस टू द एम्प्लॉयर, सर्विस कवर्ड, बिजनेस कवर्ड, कंसिडरेशन में तुमको सैलरी मिल रहा है, तीनों चीज कवर है। अब अगर तीनों चीज कवर है तो ये सप्लाई बनेगी, बट शेड्यूल 3 बोलता है इसको सप्लाई नहीं मानने का। हाउएवर अब यहाँ पे एक बढ़िया सा पॉइंट डाला हुआ है, वो पॉइंट ये है, आप लोग को पता है जब जीएसटी आया था 2018 की बात है शायद या 19 की, तो गुजरात में एक डायमंड वाला ट्रेडर था, डायमंड ट्रेडर था, उसने अपने एम्प्लॉय लोग को बड़ी बड़ी कार गिफ्ट कर दी थी। अब बड़ी बड़ी कार जब गिफ्ट कर दी थी तो टीडीएस आने सॉरी जीएसटी आने का कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि उस समय ये अमेंडमेंट नहीं था। जब उसने गिफ्ट किया और गवर्नमेंट को दिखा कि ऐसा हो रहा है, तो गवर्नमेंट ने फिर ये अमेंडमेंट डाला 2017-18 के आसपास ही, और इसमें लिख दिया कि अगर कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को 50,000 से ज्यादा का गिफ्ट देता है, तो गिफ्ट में अगर गुड्स दिया है तो सप्लाई ऑफ गुड्स, गिफ्ट में अगर सर्विस दिया है तो सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी और उस पर जीएसटी आएगा। नाउ माय क्वेश्चन ओवर हियर इज कि अगर कोई 51,000 का गिफ्ट देता है तो क्या होगा? 50,000 पे जीएसटी आएगा या 1,000 पे जीएसटी आएगा? पूरे 51,000 पे, बिकॉज दिस इज थ्रेशोल्ड, ये मतलब माइनस नहीं कर सकते अपने 50,000 एंड एक्सीडिंग 50,000। ओके, सो दिस 50,000 इज, वहां पे लिख लो, पर एम्प्लॉय पर ईयर, पर एम्प्लॉय पर ईयर, हर एम्प्लॉय का अलग से देखना है, और पूरे एक साल का 50,000 है। मान लो 10,000 दिया, फिर 20,000 दिया, फिर 30 दिया, फिर 30 दिया, तो 50 क्रॉस हो गया, टोटल अमाउंट पे जीएसटी पे करना पड़ेगा, टोटल अमाउंट पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को कोई भी सर्विस दी, एग्जेम्प्ट प्रोवाइडेड इट इज इन कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कोई भी गिफ्ट दिया तो अप टू 50,000 कोई जीएसटी नहीं आएगा,
एक्सीडिंग 50,000 जीएसटी आएगा, एंड दैट विल बी ऑल्सो पर एम्प्लॉय पर ईयर। ओके, अब कई बार क्या होता है कि मान लो आपकी नौकरी लगी, ठीक है, मस्त नौकरी लगी आपकी पीडब्ल्यूसी में, और आपने ऐसा काम किया, ऐसा काम किया, ऐसा काम किया कि मैनेजर खुद आपके पास आया और आपको बोलता है कि ये लो 10 करोड़ रुपए डेलॉइट में मत जाना, 10 करोड़ रुपए लो डेलॉइट में मत जाना। अब दिस इज कॉल्ड नॉन कम्पीट बिजनेस, नहीं ज्वाइन करने के लिए तुमको एक फीस पे की, उसने कुछ दिया। तो इस सिनेरियो में आपने एक सर्विस दी, आपने क्या सर्विस दी, नहीं ज्वाइन करूंगा, दिस इज ऑल्सो अ सर्विस, ठीक है, आगे पढ़ेंगे। नहीं ज्वाइन करूंगा, ये भी एक सर्विस है, ये आपने दिया, बदले में आपको 10 करोड़ रुपए मिले, बिजनेस से रिलेटेड है ऑब्वियसली, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई, तो ये सप्लाई बनेगी और ये टैक्सेबल होगा, और इसका टैक्स कौन पे करेगा, एम्प्लॉय पे करेगा, बिकॉज एम्प्लॉय इज द सप्लायर ऑफ सर्विस, ठीक है। तो नॉन कम्पीट बिजनेस नॉट ज्वाइनिंग के लिए आपको कोई भी अमाउंट पे किया जाएगा तो उसके लिए आप टैक्सेबल होगे, आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा उस सिनेरियो में एज अ सप्लायर। ओके, में 23 का अमेंडमेंट है, कोई भी परक्विजिट्स होता है जो कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है एज पर कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट, तो वो टैक्सेबल नहीं होता है जीएसटी में। अब एक चीज याद रखना, कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए वो वाले परक्विजिट्स, तभी, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो वो टैक्सेबल नहीं होता, उसमें जीएसटी नहीं आता है। चलो एक चीज करते हैं इसके बाद, चलो क्वेश्चन नंबर 7, ये मिलेगा नहीं, ये शेयर कर दूंगा बाद में, अभी बन रहा है। एयरकूल लिमिटेड, अ सप्लायर ऑफ एसी, इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसकी पॉलिसी है कि ये गिफ्ट देता है अपने एम्प्लॉयज लोग को गुजरात में एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन टर्म्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। द कंपनी इंस्टॉल एयर कंडीशन एट द रेसिडेंसी ऑफ ईच एम्प्लॉय, ठीक है, एसी की कंपनी अपने एम्प्लॉय लोग को एसी गिफ्ट करती है। एसी गिफ्ट किया उसने, करंट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने गिफ्ट किया अपने 150 एम्प्लॉयज लोग को, 150 एसी दिया है एंड इंस्टॉल वगैरह किया, जिसका ओपन मार्केट वैल्यू है 52.50 लैक्स। बताओ जीएसटी आएगा या कितना आएगा, क्या परसेंटेज होगा, क्या कैलकुलेशन होगी? नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता, इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से फर्क नहीं पड़ता है। गिफ्ट के केस में कॉन्ट्रैक्ट वाला चीज नहीं देखना है। तो बताओ क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे, पहली बात तो देखो टोटल अमाउंट दिया है क्या, 52.50, 52.50 हमने लिया, ठीक है। कितने एम्प्लॉयज लोग के लिए हमने लगाया, 150। जैसे हमने 150 किया तो कितना आया, 35,000 रुपए। तो 50,000 इस पर एम्प्लॉय पर ईयर, तो 50,000 एक्सीड हो गया क्या पर एम्प्लॉय? नहीं, पर एम्प्लॉय इज 35,000। तो इस सिनेरियो में जीएसटी आएगा क्या, जीएसटी नहीं आएगा, जीएसटी नहीं आएगा इसमें, तो नील होगा इसका आंसर, ठीक है। या ऐसे का एमसीक्यू है, एक उड़ा दिया हमने। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5, अंगद प्राइवेट लिमिटेड एंगेज इन द बिजनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल एज एन इंटेंसिव। अंगद ने क्या किया है, 75,000 अपने एम्प्लॉय को पे किया फॉर अचीविंग द सेल्स टारगेट। इंसेंटिव जो है वो पार्ट ऑफ सैलरी है एम्प्लॉयज का, एंड एप्लीकेबल टीडीएस उसमें डिडक्ट होता है। अंगद प्राइवेट लिमिटेड बोलता है कि जीएसटी इसमें नहीं लगेगा, इस इंसेंटिव में। तुम लोग बताओ जीएसटी लगेगा कि नहीं करेगा? नहीं लगेगा जीएसटी आपके हिसाब से? ओके ओके, तो जीएसटी इज नॉट लेविएबल ऑन इंसेंटिव पेड बाय अंगद, क्योंकि इंसेंटिव और गिफ्ट्स में डिफरेंस होता है, ठीक है, एक थिन लाइन का डिफरेंस होता है जो अपने को पता है। इंसेंटिव तो मिलता ही है ना, जैसे सेल्स, इतना ज्यादा सेल कर लो तो उस सिनेरियो में क्या होता है कि एक्स्ट्रा मिलता है, या इतना तुम प्रचार कर दो उसके हिसाब से मिलता है। तो वो इंसेंटिव इज अ पार्ट ऑफ सैलरी ओनली दैट इज प्रोवाइडेड एडिशनली। इंसेंटिव क्या होता है, बोनस ही तो होता है ना एक तरह से।
कार टू माई रिलेटिव, अच्छा चलो, व्हाट इफ आई गिफ्टेड अ कार टू माई रिलेटिव, जल्दी बताओ क्या होगा। पहली बात तो तुमको देखना पड़ेगा बिजनेस है कि नहीं, करेक्ट, बिजनेस वाला चीज है कि नहीं। तो अपने को पता चला कि अगर मेरा कार का ही बिजनेस है, मान लो मेरा कार का बिजनेस है और मैंने रिलेटिव को कार गिफ्ट किया, तो बताओ क्या होगा, शेड्यूल 1 लगेगा। वेरी गुड, शेड्यूल 1 में अपने देखेंगे गुड्स एंड सर्विसेज है कि नहीं, तो कार गुड्स है, मूवेबल है, हाँ जी मिलता है, गुड्स हो गया। कंसिडरेशन नहीं है, ओ माय गॉड कंसिडरेशन नहीं है, तो शेड्यूल 1 में आना पड़ेगा। शेड्यूल 1 में आए तो अपने पता चला रिलेटेड प्लस बिजनेस, एंड उसके बाद फिर अपने चेकआउट करेंगे वेदर इट इज डीम्ड सप्लाई और नॉट। तो रिलेटेड है, हाँ जी रिलेटेड है, बिजनेस है, गुड्स एंड सर्विसेज है, तो डीम्ड सप्लाई बन जाएगा, जीएसटी पे करना पड़ेगा, सिंपल है। वो भी रिलेटिव तुम्हारे बोलने से नहीं, तुम्हारे बोलने वाला रिलेटिव नहीं, एक्ट के हिसाब से जो रिलेटिव है वो, क्योंकि एक्ट में चाचा ताऊ ये सब कवर नहीं है, मतलब उस हिसाब से रिलेटिव है कि नहीं तुमको वो चेक करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ब्रदर कवर है, सिबलिंग्स कवर है, तुम्हारे सन वगैरह कवर है, पेरेंट्स कवर है, उसमें चाचा वगैरह कवर नहीं है, याद रखना। ठीक है, रिलेटिव की बहुत सारी डेफिनेशन आने वाली है, रेडी रहना। जीएसटी में ये डेफिनेशन है, इनकम टैक्स में अलग है, लॉ में अलग है, हर जगह अलग अलग डेफिनेशन होती है, तो उसके अकॉर्डिंगली तुमको सोचना पड़ेगा। हाँ ऑब्वियसली बिजनेस होना चाहिए ना, वही बोला ना, अगर कार का बिजनेस है तो, अदरवाइज नॉट। हाँ बोलो। Sir, hello. हाँ बोलो। Sir, I heard in news recently that on the success of Vikram film, Kamal Hassan gave a Rolex watch to Surya worth of 30 lakhs. So, so does it attract GST of for Kamal Hassan? Provided all the conditions are satisfied, but it will not attract GST since ये उसका business नहीं, it is not his business to gift the car, कार के business में वो नहीं है, that is of personal nature. Okay, sir. Okay. चलो अब आगे प्रोसीड करते हैं अपने गिफ्ट टू कस्टमर। सेम चीज अप्लाई करना है, शेड्यूल 1 फॉल करता है तो ठीक, नहीं फॉल करता है तो नहीं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयर से जो एम्प्लॉय को मिल रहा है वो कवर है, और कोई गिफ्ट कवर नहीं है इसमें। अब आने वाले कुछ है वो आपको खुद ही पता है क्या लिखा हुआ है, ठीक है। कोर्ट और ट्राइब्यूनल कोई सर्विस देता है तो उस पर जीएसटी लगाओगे क्या, ऑब्वियसली नहीं लगाएंगे, कोर्ट और ट्राइब्यूनल पे कोई जीएसटी नहीं लगा सकता है। फिर बोलता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तुमको क्या लगता है ये लॉ कौन पास करता है, ये लॉ पास करता है पार्लियामेंट में ही। अब वहां पे तुमको क्या लगता है वो अपने ऊपर जीएसटी लगाएंगे क्या, तो ऑब्वियसली अपने ऊपर जीएसटी कभी नहीं लगाएंगे, तो जीएसटी नहीं आने वाला है सिनेरियो में। कोई भी फंक्शन परफॉर्म किया एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, तो उस सिनेरियो में जीएसटी नहीं आएगा। कोई भी पर्सन जो होल्ड करता है कोई भी पोस्ट इन परसुएंस टू कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर कोई पर्सन कोई पोस्ट को होल्ड करता है तो दैट इज अ रेप्यूटेड पोस्ट, उस पर जीएसटी नहीं आता है। कोई भी ड्यूटी तुमने परफॉर्म किया एज अ चेयरमैन या एज अ मेंबर या एज अ डायरेक्टर ऑफ अ बॉडी स्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं होता है। मरने के बाद जीएसटी नहीं लगता है, यानी सर्विस ऑफ फ्यूनरल, ब्यूरियल, सिमेंट्री, मॉर्चरी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज, मरने के बाद जीएसटी कभी नहीं लगेगा तुम्हारे ऊपर। सेल ऑफ लैंड हम लोग ऑलरेडी कर लिए, लैंड एंड बिल्डिंग, जिसमें हम लोग क्या पढ़े थे, लैग हो गया, चलो आ गया। सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग में आपने ये पढ़े थे कि अगर 1 रुपया भी पहले मिलता है तो टैक्सेबल, अदरवाइज नॉट टैक्सेबल। अगर इंटायर कंसिडरेशन हैज बीन रिसीव्ड आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट, और यहाँ पे एक चीज और ऐड कर देना, कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेंसी विच एवर इज अर्लियर, ठीक है, या तो फर्स्ट ऑक्यूपेंसी हो जाए या तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट हो जाए, दोनों में से जो भी पहले हो जाए। अगर उसके बाद तुम पूरा रुपया लेते हो तो फिर सप्लाई नहीं होगा वो, ये शेड्यूल 3 में लिखा है, इसको अपने लिंक कर दिए थे शेड्यूल 2 में ही। एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग, आपको पता होगा गुड्स में एक्शनेबल क्लेम इंक्लूड होता है, बट यहाँ पे बोला गया एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी नहीं आएगा, बट आएगा लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग। अब यहाँ पे एक स्टार मार्क देना और लिखना क्रॉस लिंक विद वैल्यू ऑफ सप्लाई, क्रॉस लिंक विद वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई में इसको क्रॉस लिंक करेंगे। पेज नंबर हम लोग बाद में दे देंगे जब वहां पहुंचेंगे। ओके, 6, 7 और 8 ये कस्टम्स के बात करेंगे, क्योंकि कस्टम्स के कॉन्सेप्ट है इसमें, तो 6, 7, 8 को लिख देना आफ्टर कस्टम, इसको अपने लिखते हैं आफ्टर कस्टम्स, आफ्टर कस्टम्स। चलो
तो हमारे शेड्यूल 3 में हमने पढ़ा कि अगर कोई भी गिफ्ट देता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को और 50,000 से ज्यादा है, तो पर एम्प्लॉय पर ईयर 50,000 से ज्यादा है, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस जो भी दिया है वो। नॉन कम्पीट फीस बिजनेस के लिए, नॉन कम्पीट बिजनेस ज्वाइन करने के लिए फीस नहीं, कुछ रुपए अगर तुमको मिले तो दैट विल बी टैक्सेबल अंडर जीएसटी। परक्विजिट विल नॉट बी टैक्सेबल अंडर जीएसटी। कोर्ट और ट्राइब्यूनल कोई भी सर्विस देता है तो जीएसटी नहीं आएगा। एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीएसटी नहीं आएगा। एज अ कोई पोस्ट जिस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत तो जीएसटी नहीं आएगा। चेयरपर्सन या मेंबर ऑफ डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी तो जीएसटी नहीं आएगा। मरने के बाद जीएसटी नहीं आता है। लैंड एंड बिल्डिंग में हमने ये पढ़ा कि अगर पूरा रुपया अपने कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फर्स्ट ऑक्यूपेंसी विच एवर इज अर्लियर के बाद लेते तो जीएसटी नहीं आएगा, अदरवाइज आएगा। और वो क्या चीज की सप्लाई बनेगी, वो सप्लाई ऑफ सर्विस बनेगी एज पर शेड्यूल 2। वो सप्लाई ऑफ सर्विस बनेगी अगर 1 रुपया भी पहले ले लिया तो। एक्शनेबल क्लेम में जीएसटी नहीं आएगा, बट लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग पे जीएसटी आएगा, और इसको क्रॉस लिंक करेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई वाले चैप्टर में। 6, 7, 8 को अपने करेंगे कस्टम्स खत्म होने के बाद। ओके, नोटिफिकेशन के जरिए कुछ बताया गया उसको भी अपने कवर करेंगे, बट अभी नहीं, थोड़ा रुक के। ओके, हो सब हो, बढ़े आगे, चलो फोकस्ड। हाँ सर, पूरी तरह से फोकस्ड। चलो अभी बढ़िया वाला कॉन्सेप्ट कर देंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आगे तक काम आएगा। बट ये बढ़िया वाला कॉन्सेप्ट में जाने से पहले फर्स्ट सेक्शन ऑफ आवर क्लास जो अपने को लर्न करना है, एंड उस सेक्शन नंबर का और सेक्शन का नंबर है, अभी तक हमने कोई सेक्शन नंबर लर्न नहीं किया, अब अपने लर्न करने जा रहे हैं, एंड दैट इज सप्लाई का सेक्शन नंबर, दैट इज सेक्शन नंबर 7 अंडर CGST एक्ट। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा है दैट इज अंडर सेक्शन नंबर 7 CGST एक्ट 2017। ओके, इसमें हमने शेड्यूल 1 पढ़ा, शेड्यूल 2 पढ़ा, शेड्यूल 3 पढ़ा, ये चीजें हमने पढ़ी हैं। चलो फास्ट जा रहा है क्या? ठीक है ना स्पीड? ओके चलो, अब हम लोग एक चीज पढ़ने जा रहे हैं, कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाई। कॉम्पोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई, कई बार तुमने ये वर्ड सुना होगा, इसका मतलब क्या होता है? देखो, एक लैपटॉप है, और लैपटॉप जब आप खरीदने जाते हो तो आपको बैग फ्री देता है लैपटॉप के साथ। तो जो बैग होता है, क्या उसका वो आपसे कोई चार्जेस लेता है क्या? सुपरफिशियली कोई चार्ज नहीं लेता है, वो लैपटॉप के साथ आपको फ्री में मिलता है। बट आपसे चार्ज नहीं लेता, इसका ये मतलब थोड़ी उस पर जीएसटी नहीं आएगा, उस पर तो जीएसटी आएगा, बट किस रेट से जीएसटी आएगा? तो दैट इज द क्वेश्चन। तो इसके लिए कॉम्पोजिट और मिक्स सप्लाई पढ़ना जरूरी है। कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई दोनों ऑलवेज हैंड इन हैंड चलते हैं, बट दोनों में एक थिन लाइन का डिफरेंस होता है जिसको अपने को आइडेंटिफाई करना होता है। कॉम्पोजिट सप्लाई मतलब ऐसा सप्लाई, ठीक है, जो कि एक टैक्सेबल पर्सन करता है एक रेसिपेंट को, टैक्सेबल पर्सन करता है रेसिपेंट को, जिसमें 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज होते हैं, लाइक लैपटॉप के साथ बैग, दोनों ही टैक्सेबल है, दोनों एक साथ कंबाइन करके दिए जा रहे हैं इन अ कॉम्बिनेशन देयर ऑफ। द कीवर्ड ओवर हियर इज कि वो नेचुरली बंडल्ड होने चाहिए एंड सप्लाइड इन कंजंक्शन विथ ईच अदर। नेचुरली बंडल्ड होने चाहिए, लैपटॉप के साथ बैग नेचुरली बंडल्ड होता है, फोन के साथ चार्जर नेचुरली बंडल्ड होता है, जिसमें से एक प्रिंसिपल सप्लाई होता है। अब फोन के साथ चार्जर में, चार्जर तो प्रिंसिपल सप्लाई होता है नहीं, फोन ही होता है, ऑब्वियस सी बात है। तो प्रिंसिपल सप्लाई एक होना चाहिए। लैपटॉप के साथ बैग, बैग लेने गए थे लैपटॉप ले आए, ऐसा नहीं होता है, लैपटॉप लेने गए थे बैग ले आए, ऐसा होता है। तो प्रिंसिपल सप्लाई लैपटॉप बनेगी यहाँ पे। तो जो टैक्स रेट लगेगा वो प्रिंसिपल सप्लाई का लगेगा। फॉर एग्जांपल, अपने वाले एग्जांपल में लैपटॉप और मोबाइल का लगेगा, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉम्पोजिट सप्लाई। बट कीवर्ड ओवर हियर इज नेचुरली बंडल्ड होना चाहिए, नेचुरली बंडल्ड होना चाहिए। फोन के साथ अलग से चार्जर लिया तो फिर अलग अलग रेट लगेगा, फिर वो कॉम्पोजिट नहीं बनेगा। कॉम्पोजिट तो तभी बनेगा जब एक साथ एक इनवॉइस पे आ रहा है सब कुछ, तब बनता है, अदरवाइज नहीं बनता है। और वो नेचुरली बंडल्ड होना चाहिए, कीवर्ड यहाँ पे नेचुरली बंडल्ड। ये तो बात हो गई कॉम्पोजिट की। मिक्स्ड की क्या होती है? मिक्स्ड में देखो सेम चीज है बट थोड़ा अलग है। 2 और मोर इंडिविजुअल सप्लाईज, अलग अलग सप्लाई जो कि मेड करते हैं इन कंजंक्शन विथ ईच अदर एट अ सिंगल प्राइस, और इसमें हाईएस्ट टैक्स रेट लगता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम दुकान में गए, वहां पे तुमको एक तो दिखा बढ़िया सा, जिसमें था चॉकलेट था, लेस था,
फिर तुम्हारा कोल्ड ड्रिंक था, सर सुबह सुबह आप ये सब क्या नाम ले रहे हैं, भूख लग रहा है, हाँ जी ये था, और ऐसे करके पूरा पैकिंग बना हुआ था। तो क्या ये नेचुरली मिलता है क्या मार्केट में? नहीं, ये क्या होता है, ये कॉम्बो बनाया जाता है। कौन बनाता है? सप्लायर बनाता है अपने हिसाब से, और ये कॉम्बो को बोलते हैं मिक्स सप्लाई। डीटीआई डीटी का कॉम्बो ठीक है, इसको बोलते हैं मिक्स सप्लाई, जिसमें जो रेट लगता है वो हाईएस्ट रेट लगता है, हाईएस्ट रेट। देखो कंपोजिट मिक्स में थिन लाइन का डिफरेंस है, द डिफरेंस इज ओनली नेचुरल वाला। कोई चीज अगर नेचुरली मार्केट में मिलती है तो वो कंपोजिट हो जाएगी, कोई चीज अगर बंडल किया जाता है बाय द सप्लायर तो वो मिक्स्ड हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ के आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसका कोई थंब रूल नहीं है कि ये ऐसा होगा वो वैसा होगा। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे अपने को थोड़ा क्लैरिटी आएगी। मोबाइल फोन में ऑलवेज बैटरी आता है, तो मोबाइल और बैटरी दोनों क्या हो गया, कंपोजिट सप्लाई। रेट किसका लगेगा? मोबाइल फोन का रेट लगेगा, करेक्ट। अब अगर आप होटल में रहने जाते हो तो होटल में आपको रहना मिलता है, ब्रेकफास्ट मिलता है, डिनर मिलता है, एंड बाकी सारी सर्विसेज जो भी होंगी वो सब कुछ अवेलेबल होती है, क्लीनिंग की सर्विस वगैरह सब इंक्लूड होता है। तो बताओ नेचुरली होटल में ये सब मिलता है क्या? अगर जा रहे हो तो ब्रेकफास्ट डिनर नेचुरली अवेलेबल है, नेचुरली बंडल्ड होता है, हाँ जी नेचुरली होता है। तो इस सिनेरियो में ये क्या कॉम्पोजिट बनेगा या मिक्स बनेगा? बाकी सारी सर्विसेज एक साथ मिलके क्या बनेंगी? कॉम्पोजिट बनेगी। क्यों कॉम्पोजिट बनेगी? बिकॉज ये नेचुरली होता ही है, होटल में जाओगे तो तुमको ब्रेकफास्ट डिनर लंच मिलता है, ये स्वाभाविक है, हम लोग ये चीज मान के चलते ही हैं। ओके, रति कंप्यूटर सप्लाइज लैपटॉप वर्थ ₹52,000 अलॉन्ग विद द लैपटॉप बैग ऑफ 3,000 और कस्टमर से हम लोग 55,000 रुपए लेते हैं। ओके, लैपटॉप का बैग का रेट है 28%, लैपटॉप का रेट है 18%, तो कौन सा रेट लगाएंगे? बट उसके पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कॉम्पोजिट है कि मिक्स है। तो लैपटॉप के साथ बैग नेचुरली मिलता है, ऑब्वियसली नेचुरली मिलता है, तो कॉम्पोजिट हो गया। कॉम्पोजिट में किसका रेट लगता है? प्रिंसिपल सप्लाई का लगता है। ठीक है, तो लैपटॉप लेने गए थे इसलिए बैग लाए, बैग लेने गए थे इसलिए लैपटॉप नहीं लाए, तो लैपटॉप में प्रिंसिपल सप्लाई लैपटॉप होता है। लैपटॉप का रेट है 28%, ठीक है, नहीं लैपटॉप का रेट है 18%, लैपटॉप बैग का 28% है। तो कौन सा रेट लगाएंगे हम लोग? हम लोग लगाएंगे 18% का रेट। वेरी गुड। अब मिक्स सप्लाई भी एक तो देख लेते हैं। अच्छा, मान लो तुम रेफ्रिजरेटर खरीदने गए और रेफ्रिजरेटर तुम खोले, उसके अंदर था बोतल। क्या चीज का बोतल? वाटर बोतल यार, दारू का बोतल नहीं, वाटर बोतल था। और तुमको पसंद आ गया, तुम क्या किए, तुम बोतल भी उठा के ले आए। तो जनरली रेफ्रिजरेटर के साथ बोतल मिलता है क्या? नहीं। ये क्या हुआ? एक तरह से मिक्स सप्लाई हो गया, क्योंकि तुम्हारे लिए इसको बंडल बनाया गया स्पेशली। तो इस सिनेरियो में जो रेट लगेगा वो बोतल का रेट लगेगा या रेफ्रिजरेटर का लगेगा? तो इस सिनेरियो में रेफ्रिजरेटर का रेट नहीं लगेगा, इस सिनेरियो में हाईएस्ट रेट लगेगा, हाईएस्ट। चाहे वो बोतल का हो चाहे वो रेफ्रिजरेटर को, डिपेंड करता है, जिसका भी हाईएस्ट होगा वो वाला लगेगा। ओके, तो आओ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है, नवंबर 22 एमटीपी का क्वेश्चन है, एकदम ताजा ताजा क्वेश्चन है आईसीआई की तरफ से। तो चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। इसमें सब कवर है क्या क्वेश्चन में? हाँ जी, सारे क्वेश्चन कवर है। दीक्षा इज इंगेज्ड इन सप्लाइंग बुटीक ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, वगैरह वगैरह, अपने को मतलब नहीं है। सबसे पहले अपने सिंपल वाले नंबर 1 पे आते हैं। सप्लाई ऑफ लैपटॉप अलोंग विथ लैपटॉप बैग विथ टू द कस्टमर 89,000। बताओ, इट इज मिक्स और कॉम्पोजिट? इट इज कॉम्पोजिट सप्लाई। ओके, रेट किसका लगेगा? लैपटॉप का या लैपटॉप बैग का? लैपटॉप का रेट लगेगा। तो लैपटॉप का रेट इज 18%, तो 18% लगेगा क्या? हाँ जी 18% लगेगा। देखो जीएसटी में ना क्वेश्चन देख के कभी डरना मत। अगर ये क्वेश्चन मैं ऐसे तुम लोग के सामने छोड़ देता ना तो थोड़ा डर लगता कि ये क्या है, इतना बड़ा क्वेश्चन है, बट जब पार्ट बाय पार्ट करोगे ना तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, दम ही नहीं है। चलो आ जाओ नेक्स्ट करते हैं। हमने 10,000 किट दिया है रिद्धि स्टोर को कोटा में, जिसमें हर किट में एक हेयर ऑयल है, एक ब्यूटी सोप है, एक हेयर कोम्ब है। तो क्या ऐसा मिलता है क्या मार्केट में कि नेचुरली बंडल है? नहीं, नेचुरली बंडल नहीं है, दिस इज मिक्स सप्लाई।
मिक्स सप्लाई है तो किसका किसका लगेगा, तो पहले देख लेते क्या क्या है। हेयर ऑयल है, ब्यूटी सोप है, हेयर कोम है, अच्छा ये 3 चीज है। तो बताओ क्या रेट लगेगी। 28% हाईएस्ट रेट लगेगा, तो 28% लगेगा, हाँ जी 28% हाईएस्ट, और ऊपर वाले में 18% था। 100 kits are given as free gift to Mumbai customer on the occasion of Diksha's birthday. Each kit में एक हेयर ऑयल था, एक ब्यूटी था। Cost of the kit is 35 and input has not been taken on such kit. ITC नहीं लिया हमने किट में। चलो पहले मेरे को एक बात बताओ, ध्यान देना, ठीक है। किट है, और किट मतलब देखो स्टॉक जो होता है ना वो भी एसेट होता है, पता ही होगा, एसेट साइड ही लिखते हैं उसको बैलेंस शीट में, तो स्टॉक इज ऑल्सो एन एसेट। तो ये किट जो था वो कंपनी के पास एज एन एसेट पड़ा हुआ था, बिजनेस एसेट। अब इस किट को हमने फ्री गिफ्ट दिया। अगर हमने फ्री गिफ्ट दिया इसको, तो हम लोग को शेड्यूल 1 एक्टिवेट करना पड़ेगा। जैसे हम शेड्यूल 1 में गए, तो ये तो रिलेटेड वाला पॉइंट है नहीं, प्रिंसिपल वाला भी नहीं है, ये हुआ फर्स्ट पॉइंट बिजनेस एसेट वाला। बिजनेस एसेट प्लस आईटीसी टेकन प्लस परमानेंटली ट्रांसफर तो ही डीम्ड सप्लाई। तो आईटीसी लिया हुआ है क्या इस केस में? नहीं, आईटीसी नहीं लिया, तो डीम्ड सप्लाई बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो कोई भी टैक्स आएगा क्या? नहीं आएगा। तो कोई भी टैक्स इसमें नहीं आने वाला है, नील, क्योंकि शेड्यूल 1 में फॉल नहीं कर रहा है। शेड्यूल 1 में फॉल ही नहीं कर रहा है तो कहां से टैक्स लगा देंगे इसमें हम। इवेंट मैनेजमेंट की सर्विस हमने फ्री ऑफ कॉस्ट दी है ब्रदर को, होली डिपेंडेंट फॉर हिज सन्स मैरिज फंक्शंस इन इंदौर। ओके, अब एक बात ध्यान देना, यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर करता हूँ, आंसर बाद में, पहले मेन चीज सुनो। सन्स मैरिज लिखा है तो ये मत सोचना पर्सनल है। दीक्षा का तो इवेंट मैनेजमेंट का ही काम है ना, उसका तो बिजनेस है, अपने को सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ऐसे तो फिर इवेंट मैनेजमेंट वाले का कभी जीएसटी नहीं आएगा, क्योंकि वो तो हमेशा शादी बर्थडे यही सब अरेंज करवाता है, और ये सब तो हमेशा पर्सनल होता है। तो वो पर्सनल नहीं सोचना है। इवेंट मैनेजर का तो ये काम है ना, ये तो धंधा है उसका इवेंट मैनेज करना, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, ठीक है। तो ये बिजनेस है इवेंट मैनेजमेंट वाला, हाँ जी उसका बिजनेस है, ठीक है। दिया किसको? ब्रदर को। पहली बात तो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, शेड्यूल 1 एक्टिवेट करेंगे, ब्रदर को दिया मतलब रिलेटिव वाला पॉइंट। इस ब्रदर रिलेटिव, हाँ जी ब्रदर डिपेंडेंट है तो ये रिलेटिव हो गया। प्लस क्या दे रहा है? सर्विस दे रहा है, हाँ जी सर्विस दे रहा है। बिजनेस है, हाँ जी बिजनेस है, तो इस पे जीएसटी आएगा क्या? हाँ जी जीएसटी आएगा। कितने क्या रेट है इसमें? 5% से आएगा क्या? हाँ जी 5% रेट है, तो 5% से जीएसटी आ जाएगा, तो 5% से जीएसटी आ जाएगा, ठीक है। 300 chairs and 20 cooler hired out to Krishna Garden, Ajmer. Value include cost of transporting the chair and cooler from Diksha Godown of Mumbai to Krishna Garden, Ajmer. देखो चेयर और कूलर हमको चाहिए, ठीक है। हमने फोन किया दीक्षा को, दीक्षा ने बोला हम भिजवा देंगे। अब वो जब भिजवाएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, ऑब्वियसली फ्री में तो आएगा नहीं यहाँ तक। तो जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट लगा है दैट इज कॉल्ड जीटीए, गुड्स ट्रांसपोर्ट वाला जो सर्विस लेता है उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, जीटीए की सर्विस ऑलरेडी इंक्लूडेड है, रुपए में लिखा हुआ है 48,000 में। तो मेरे को बताओ क्या ये कॉम्पोजिट बनेगा या मिक्स बनेगा, पहले तो ये बताओ, क्योंकि 2 सर्विसेज है, एक ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस और एक तुम्हारा चेयर वगैरह जो खरीद रहे हैं वो। तो ये बनेगा मिक्स 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 मिक्स, अलग अलग, ठीक है। तो देखो हमेशा याद रखना, जनरली जब भी तुम कोई सामान खरीदोगे तो ट्रांसपोर्टेशन उसके साथ हमेशा मिलता है, तो इट इज अ कॉम्पोजिट सप्लाई, ऑलवेज नॉट अ कॉम्पोजिट सप्लाई। बट ये मिक्स सप्लाई भी होगा प्रोवाइडेड मार्केट का क्या सीन है, तो ये इंडिविजुअल मार्केट पे डिपेंड करता है। अब आईसीआई ने इसका आंसर कैसे लिखा है? दोनों सिनेरियो में आंसर लिखा है। पहली बात तो उन्होंने लिखा है कॉम्पोजिट सप्लाई से रिलेटेड आंसर लिखा है, और उसके बाद लिखा है इंडिपेंडेंट भी ट्रीट कर सकते हैं, दोनों ही ट्रीट कर सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन इसमें अवेलेबल होता है, ठीक है। तो दोनों ही अपने फिर एग्जाम में भी लिख के आएंगे। अब ऑब्वियसली मार्क्स चाहिए तो जैसा आईसीआई बोलेगा वैसा ही लिखना पड़ेगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें हम लोग कोई सामान खरीदते हैं और बदले में अपने को ट्रांसपोर्टेशन सर्विस भी मिलती है, तो अपने 2 आंसर लिख के आएंगे। पहला अपने लिख के आएंगे कॉम्पोजिट के बेसिस पे, फिर दूसरा आपने लिखेंगे कि इंडिपेंडेंट भी ट्रीट कर सकते हैं। पहले तो लिखेंगे कॉम्पोजिट के बेसिस में, फिर लिखेंगे इसको इंडिपेंडेंट भी ट्रीट कर सकते हैं। बाकी इस क्वेश्चन पे हम लोग वापस आएंगे
आरसीएम चैप्टर खत्म होने के बाद। आरसीएम में जीटीए का एक पॉइंट है, उसको कन्फर्म करेंगे, उसके बाद वापस से इस क्वेश्चन में आएंगे तो ये अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी के लिए जब आप घर में प्रैक्टिस करोगे तो आप सिर्फ 1 2 3 4 बस ये 4 करोगे, ठीक है। नीचे वाला आप नहीं करोगे, आप सिर्फ ये 4 को प्रैक्टिस करोगे घर पे। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि इसमें काफी सारे पॉइंट कवर है। तो अपने रिवीजन जब करेंगे ना, तो इस वाले क्वेश्चन को अगर पकड़ेंगे तो काफी सारी चीजें अपने क्लियर हो जाएगी। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट्स व्हाई इट इज इन दी क्वेश्चन है। ओके, सो ऐसे सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फिर भी। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑल योर्स, कम ऑन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इसको खत्म करते हैं फिर चैप्टर ओवर, चैप्टर नहीं आज का क्लास ओवर। चलो, Sharma Carrier is a good transport agency engaged in the transportation of goods by road. General business practices ki Sharma Carrier also provide intermediary and ancillary service like loading, unloading, packing, unpacking, temporary warehousing, ये सब कुछ provide करता है। अब बताओ ये composite है कि mix है? सिर्फ एक पॉइंट हाईलाइट करूंगा और आपको आंसर मिल जाएगा। Composite, because it is जनरल बिजनेस प्रैक्टिस, मतलब होता है नेचुरली बंडल, ऐसा होता है मार्केट में, इसलिए इट इज अ कॉम्पोजिट सप्लाई। तो पूरे आंसर का जान क्या था, बस ये एक लाइन, अगर ये एक लाइन नहीं होता तो फिर मुश्किल हो जाता है आइडेंटिफाई करना, बट सिर्फ लाइन भी नहीं बोलूंगा, बस ये 3 वर्ड्स के कारण अपने को पूरा आंसर पता चल गया कि कॉम्पोजिट होने वाला है। इसलिए हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है, हर एक वर्ड को एकदम शांति से पढ़ना जब भी फर्स्ट टाइम क्वेश्चन बनाओगे। जैसे जैसे बनाते जाओगे वैसे वैसे तो स्पीड तेज हो जाएगा, वैसे वैसे जल्दी जल्दी समझने लगोगे क्या है। बट इनिशियली थोड़ा स्लो जाना, क्वेश्चन पढ़ना, हर एक वर्ड को समझना कि हर एक वर्ड का कुछ ना कुछ मीनिंग होता ही होता है, एंड उसी के हिसाब से फिर तुम कर सकते हो। तो ये बनेगा, ओके ठीक है। composite supply and not a mixed supply, got it? ठीक है, इसमें हमने क्या लिखा है ऊपर, आपको क्या लिखना है, कुछ नहीं लिखना है, आपको लिखना है ये वाला डेफिनेशन, फिर आपको लिखना है ये वाला डेफिनेशन, और उसके बाद आपको लिखना है कि आप ये डेफिनेशन में क्यों जा रहे हो, बिकॉज नेचुरली बंडल्ड है, वो जनरल बिजनेस प्रैक्टिस है, बिकॉज ऑफ दैट रीजन इट इज कॉम्पोजिट सप्लाई, दैट्स इट। ओके, सो यहाँ पे एंड करते हैं आज का सेशन, नहीं तो ओवर हो जाएगा आप लोगों के लिए। आज का सेशन यहाँ एंड करते हैं, कल ये वाला चैप्टर ओवर हो जाएगा और इसके साथ अपने चले जाएंगे टाइम ऑफ सप्लाई की तरफ, वो भी एक इंपॉर्टेंट है। एंड ये वाला चैप्टर क्या एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है क्या? नहीं, बहुत ज्यादा नहीं पूछता है, बट अगर ये चैप्टर नहीं समझा तो जीएसटी नहीं समझेगा, क्योंकि जीएसटी शुरू ही चैप्टर नंबर सप्लाई से होता है, अगर सप्लाई ही नहीं समझा तो फिर कुछ नहीं समझ में आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 का लास्ट वाला एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो इसमें फर्दर एक्सटेंड किया है, अपने को ये नहीं लिखना है एग्जाम में, इसमें लिखा है कि अगर इंसिडेंशियल सर्विस आर प्रोवाइडेड एज सेपरेट सर्विस एंड आर बिल्ड सेपरेटली, यानी लोडिंग अनलोडिंग को सेपरेटली दे रहे और जीटीए की सर्विस सेपरेटली दे रहे हैं, तो बताओ क्या कॉम्पोजिट होगा या मिक्स होगा, क्या होगा? दोनों ही नहीं होगा ना, कॉम्पोजिट भी नहीं होगा, मिक्स भी नहीं होगा, क्योंकि बंडल थोड़ी हुआ, सेपरेट जा रहा है, जीटीए सेपरेटली जा रहा है, लोडिंग अनलोडिंग सेपरेटली जा रहा है, तो वो फिर क्या होगा, वो हो जाएगा नाइदर मिक्स नाइदर कॉम्पोजिट, नॉर्मल सप्लाई बन जाएगी वो। ओके, एक सेकंड सारी क्वेरी ला, तो एक सेकंड क्लास ओवर कर देता हूँ पहले। ओके, तो चलो रिकॉर्डिंग वालों, बाय बाय टाटा, मिलते हैं कल, आ जाना कभी तो लाइव आ जाया करो, नालायक को दिन भर बस यही देखते हो। चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।